ओके जी, आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा मॉड्यूल 2 का, और इसका नाम है डेवलपिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो व्हेन आई से डेवलपिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसके अगर हम 3 हिस्सों में ब्रेक कर दें तो दैट मीन्स के वी नीड टू मेक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट हो, या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं, लर्निंग की क्या बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है जी। एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? यस सर। यस सर। अगर किसी को नहीं नज़र आ रही तो वो फिर अपना इलाज खुद ही कराया जी। मैंने तो शेयर कर दी। अच्छा जी, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। इस मॉड्यूल में हम क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में या लर्निंग एंड डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मेरा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जब मैंने लोगों को पढ़ाया तो मैंने थोड़ा सा एडवांस स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं बात करता था तो उनको टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता होता था, तो मुझे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन महसूस हुई। सो देन आई स्टार्टेड एडिंग दोज टर्मिनोलॉजीज एज वेल। उसके बाद फिर जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, वो क्या हैं, और फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाइए, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने पास में डिस्कस किया, कि एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एचआर का एक मेन एरिया होता है, इसी तरह से एक एचआर का मेन एरिया होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को आजकल एक नया लफ्ज यूज किया जाता है उसके लिए, टैलेंट एक्विजिशन। तो मैंने उसका फिर आपको मतलब बताया था कि टैलेंट एक्विजिशन में और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हमने सबने मिलकर सीखा था। सिमिलरली एक जो लफ्ज है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, और दूसरा जो होता है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है। इसमें भी एक डिफरेंस है, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे उससे उससे पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों की तरफ जाता है, आई नीड 2 volunteers एटलीस्ट who should tell me what is training। जी, कौन बताएगा? अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रेनिंग क्या होती है? डरना नहीं है, जो आता है। देखिए, अब तो हमने सीख भी लिया, घबराना नहीं है। जी ताहिर साहब। जी सर। सर मेरे ख्याल में ट्रेनिंग बेसिकली लोगों की जो स्किल्स है उसको इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है, उनको नॉलेज को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। अ, और एक पॉजिटिव जो कंपनी का कोई एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है उसको मेरे ख्याल में बिल्ड करने के लिए जो है ना ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो मेरे ख्याल में इस्तेमाल होता है। आई थिंक सो। ठीक है जी, कोई और? थैंक यू। मदीहा। जी सर। वालेकुम सलाम। सर ट्रेनिंग इज बेसिकली टीच करना या किसी डेवलप करवाना किसी में वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको मीट करें। अच्छा, आपने कहा कि ट्रेनिंग किसी को टीच करना, और क्या है? खुद भी सीखना, ओके। या यानी जो कोई भी स्पेसिफिक स्किल सेट है या कोई भी स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज हैं उनको मीट करने के लिए वो ठीक है, टीच करना, वो स्किल्स डेवलप। ओके, थैंक यू जी। अस्मा। नॉलेज को, कैपेबिलिटीज को और जो भी कंपनी के नीड को देखते हुए अच्छा, जो हम आपने, डेवलप करना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, हाँ जी, 2 अल्फाज हाईलाइट किए हैं, एक नॉलेज को किया और एक कैपेबिलिटी को किया। तो इनमें एंड दोनों में स्किल्स डिफरेंस भी क्या सर है? तीनों। तो इनमें तीनों में नॉलेज डिफरेंस क्या? वर्क करने की सलाहियत को हम कैपेबिलिटीज कहते हैं। तो और नॉलेज को? नॉलेज कैपेबिलिटी, नॉलेज तो एक नॉलेज हमारी जैसे
वर्क स्पेसिफिक नॉलेज चेक, कैपेबिलिटीज उस नॉलेज को यूटिलाइज करना उसकी कैपेबिलिटी के जुमरे में आ जाता है। इसके अलावा स्किल जो उस काम को करने के लिए रिक्वायर है उनको पॉलिश करना। अब इन तीनों को मिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अलाइन करके जो डिफरेंस निकलता है या टीएन नीड का जो एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरे ख्याल में जो चीज अस्मा, आपने ना बड़ी 3 बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज बोले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अब मुझे ना इनका डिफरेंस भी बताना है। आपने नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, इन तीनों का डिफरेंस क्या है? आपने तीनों यही चीजें बोली है ना? आपने नॉलेज भी बोला है, स्किल भी बोला है और एबिलिटी भी बोली है। वैसे मैं ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि नॉलेज में, स्किल में और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है। याद है सब लोगों को? देखो फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया उसमें आप नहीं थी। हाँ नहीं, उसमें नहीं मैंने बताया था, वैसे पहले लेक्चर में। पहले 3 लेक्चर्स में नहीं थी मैं। अच्छा नहीं, मैंने पहले 3 लेक्चर में नहीं बताया था। जिस लेक्चर में मैंने बताया था उसमें आप थी। आज सबका इम्तहान शुरू होने लगा जी। फरा, आप बताएं क्या डिफरेंस होता है केएसए में, नॉलेज, स्किल और एबिलिटी में? सर नॉलेज बेसिकली होती है मतलब आपकी किसी चीज को लेके आपकी ग्रिप, मतलब इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में कितनी है। ठीक है। स्किल बेसिकली होता है कि आपको पता हो कि आप कोई काम कर सकते हो। लाइक मुझे एक्सेल यूज करने आता है, पर उसको एक्सेल यूज करने की मुझ में एबिलिटी कितनी है वो फिर आ जाती है हमारी एबिलिटी के सेक्शन में। तो एबिलिटी का क्या मतलब हुआ? सर एबिलिटी वही मतलब हुआ ना कि भी मतलब आप किसी चीज को करने के एबल कितने हो। मतलब आप एडवांस लेवल तक कर सकते हो उसको, इंटरमीडिएट लेवल तक कर सकते हो, या मतलब उसको जस्ट बिगनर्स तक आप लोग कर सकते हो। तो उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए विद द पैसेज ऑफ द टाइम कंपनी ट्रेनिंग वगैरह करवाती है। जैसे मुख्तलिफ सैप की ट्रेनिंग हो जाती हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग वगैरह करवाती हैं कंपनीज। जी निदा। जी, नॉलेज इज़ बेसिकली के अवेयरनेस। आपको किसी भी चीज़, यानी अगर आप अपनी फील्ड ही ले लें तो आपको अपनी फील्ड को लेकर किस हद तक आपको अवेयरनेस है, तो वो आपके नॉलेज के ज़िम्मे में आता है। बाकी एबिलिटी यानी सलाहियत, कि अगर एक्सेल की अगर आप एग्जांपल ले लें तो आपको आपकी मतलब सलाहियत किसी भी चीज़ की कि आपको किस हद तक है। स्किल कि आपके अंदर मतलब किस तरह से आपको किस लेवल पे जाके आपको उसको यूज़ करना आता है। जैसे आपके सॉफ्ट स्किल्स हो गए हैं, ये वो चीज़ वो फिर स्किल्स वगैरह में आ जाता है। एबिलिटी सलाहियत की किस तरह किस हद तक आपको आता है, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने उस चीज़ को लर्न करने की या मज़ीद पॉलिश करने की सलाहियत है या नहीं। एंड नॉलेज इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ अवेयरनेस, कि किस हद तक आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है। सर स्किल बेसिकली ये भी चीज़ होती है कि मतलब कोई बंदा कितना कॉम्पिटेंट है, मतलब वो किस तरह से किसी काम को स्मार्टली डील करता है, या उसको किसी लॉन्ग वे में, या उसको मतलब शॉर्ट तरीके से किस तरह से उसको अच्छा प्रेजेंट करता है, या उसको मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करके वो बात लोगों को समझा सकता है। स्किल बेसिकली आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप सर कहना आपने चाह रहे हैं जी। जी जी आसिफ साहब। सर आपने इसमें जो नॉलेज का आई मीन बताया था वो था कि आपके पास मास्टर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर ये आपका मास्टर ऑफ इंग्लिश है, केमिस्ट्री है। स्किल्स में गुड कम्युनिकेशन का आपने बताया था, नहीं, डिफाइन और भी करें एबिलिटी ना। में जी डिफाइन अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन स्किल उसकी सर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन जो उसने सीखा है उसको कैसे कन्वे करता है सर। वो कम्युनिकेशन दूसरों को जो डिलीवर करना है वो उसकी बेस स्ट्रॉन्ग उसमें स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। शिवका, आप बताएं क्या होता है डिफरेंस तीनों में? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो ये कि नॉलेज का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में कितनी नो हाउ है, यानी हमें उस चीज़ के बारे में कितना पता है।
जो स्किल्स है उसका मतलब होता है कि हम किस तरह से उस चीज को कर सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके किस हद तक हम लोग उस चीज को हाउ वी कैन डू इट, या किस लेवल पे जाके हम कर सकते हैं। और जो एबिलिटी है वो हमें उस चीज पे कितनी ग्रिप है, हम उस चीज के बारे में हम लोगों को कितना पता है, कितनी ग्रिप है, हम किस तरीके से उस चीज को किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो एबिलिटी होती है। अच्छा जी, थैंक यू। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करता हूँ। नॉलेज जो है इज लाइक योर अवेयरनेस, द नॉलेज, बुकिश नॉलेज आप कह सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज और इंफॉर्मेशन विच यू अटेन बाय गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, institutes. And when it comes to skills, skill is the technical or the kind of skills which you actually apply in your job, which are required to perform your job efficiently and effectively. And ability is how much you are able to put in the efforts on your job, how much you utilize your skills, how much you utilize your knowledge, how much you utilize your capabilities. That is called the ability. Maybe you are a person who is very much talented. He has a lot of knowledge, he has a lot of information, he is aware about so many things, but he has no ability to apply his knowledge. For example, आप एक जॉब है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक बंदे का सुबह वक्त पर आना और शाम को वक्त पर जाना बड़ा ज़रूरी है। अब कह लें कि उसके लिए आपको ये एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम सही तरह से करे। लेकिन अगर कोई बंदा कर ही नहीं पाता, वो सुबह उठता ही नहीं है, तो आप उसको उस जॉब के लिए एबल होगा, केपेबल होगा उसके लिए? सो दैट इज द एबिलिटी। इसको कहते हैं नॉलेज। जब आप किसी को जॉब के लिए रखते हैं तो पहले आप उसका नॉलेज देखते हैं कि नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए एक बंदे का 20 MBBS करना ज़रूरी है, ये नॉलेज रिक्वायरमेंट है। अब अगर उसने हार्ट ऑपरेट करना है तो उसकी फिर स्पेशलाइजेशन हार्ट फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर उसने ऑपरेट करना है, सर्जन होना है, तो उसके पास सर्जन की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑपरेट कर सकता है, उसके पास वो स्किल होनी चाहिए। अब अगर हम लोग एचआर में आ जाते हैं तो एचआर में आप रिक्रूटमेंट एग्जेक्टिव या टैलेंट एक्विजिशन एग्जेक्टिव उसी इंडिविजुअल को रखेंगे ना जिसके पास स्किल होगी लोगों के इंटरव्यू, सीवीज को शॉर्टलिस्ट करने की, जॉब एड्स बनाने की, जॉब एड्स को प्रमोट करने की, सीवीज को सिलेक्ट करने की, इंटरव्यू करने की, इंटरव्यूज लाइन अप कराने की। ये स्किल होनी चाहिए ना उसके पास। नॉलेज तो आपने कह दिया कि जी उसने मास्टर्स इन एचआर हो, बीबीए हो या इक्विवेलेंट उसके पास डिग्री हो, ये आपकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब जो अगली रिक्वायरमेंट है दैट इज स्किल रिक्वायरमेंट। फिर आप उसके साथ सिचुएशनल इंटरव्यूज क्वेश्चंस करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, जिससे पता चलता है कि उसमें एबिलिटी है या नहीं। तो इसलिए पहले नॉलेज चेक किया, फिर स्किल्स चेक की, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी, के ऐसे बनता है, ठीक है। एंड उसके बाद के एस डबल है। फिर आप तीसरी चीज उसका एटीट्यूड भी चेक करते हैं, एबिलिटी के बाद उसका एटीट्यूड चेक करते हैं। एक बंदा है बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत स्किल्ड है, बहुत एबिलिटी भी बहुत है, लेकिन वो सब लोगों को तबाह करके रख देता है। वो ऑफिस में आता है, हर किसी के साथ लड़ता है, वो कहता है बस मेरे अलावा और किसी को कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे एटीट्यूड का बंदा भी नहीं आपको चाहिए। सो यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग। तो अब इसका ट्रेनिंग से क्या रेलेवेंस है, ये मैं अभी थोड़ी देर थोड़ा सा आगे जाके मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर करता हूँ। मेरा सवाल था कि ट्रेनिंग क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आप लोगों ने बताया कि ट्रेनिंग इज टीचिंग या लर्निंग, ये समथिंग लाइक दिस, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरा सवाल ये कि ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करती हैं, इसके ऊपर भी अगर कोई इसका जवाब देना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। मारिया आपके ख्याल में? ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड जी फरा। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जाहिर सी
बात है हमारा जो मार्केट है वो इम्प्रूव हो रही है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। तो अपने आप को उस कंपेटेबल इन्वायरमेंट में स्टेबल रखने के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग करवाती है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फ़िलहाल पेरोल का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो अपना काम को ज़रा प्रॉपर वे में करने के लिए, कुछ और करने उसको सही तरीके से करने के लिए फिर वो पेरोल की ट्रेनिंग करवाते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेरोल आना चाहिए ताकि हमारा काम इससे इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम ऐसे लोग उठाएं मार्केट में जिनको पहले से भी ये काम आता हो? सर पहले से जिनको काम आता होगा फिर उससे हमारी ये होगा ना, उनके भी चार्जेस भी तो ज़्यादा होंगे सर। बेहतर नहीं है कि हम जो बंदा है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा दें, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, हाउ नो हो, उसी को वो सब कुछ हमारा ही एम्प्लॉय हो, हम उसी को ही सिखा दें। अच्छा, दो डिसीजन हैं, कि जाहिर सी बात है जो एडवांस एक है मेक और दूसरा है बाय। जी मेक जो डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वो ये होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को, रॉ एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और उनको खुद ट्रेन करते हैं और फिर वो जॉब परफॉर्म करते हैं। बाय इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयज़ आपको लेस कॉस्टली होते हैं, आप उनको कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं ऑन अ लो सैलरी, एंड देन यू डेवलप देम एंड देन दे बिकम पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ये है कि सर बाय, मेरे ख्याल में आप टैलेंटेड एक मिनट ठहरिएगा, आप टैलेंटेड लोगों को बाय करते हैं, हायर जी करते जी हैं, जी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। सर मेरे ख्याल में सर जो कल्चर होता है ना किसी भी कंपनी का, या अब हम जनरल हम देखें तो मोस्टली बाय का जो होता है ना वो ये होता है कि आप किसी को अगर खरीद रहे हो तो मे बी वो आपके लिए इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वैसे भी कल्चर हमेशा बनाने से बनता है। आप किसी अगर अनट्रेंड बंदे को कुछ सिखाओगे डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा बानिस्बत उसके। एक ये होता है जिस बंदे को आप सिखाओगे ना वो आपका थोड़ा बहुत शुक्रगुजार भी रह जाता है, तो उस फिर लिहाज में भी वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम करता है बनिस्बत वो इंसान जिसको कुछ बहुत पहले से आता हो और आप उसको खरीद लो तो फिर उसकी ये नेचर होती है कि मुझे ही सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता तो मुझे मेरा काम करने दें। ठीक है That's जी, my थैंक यू। थैंक यू जी। ताहिर साहब। जी सर, मेरे ख्याल में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है ना, ट्रेनिंग बेसिकली एक जो है ना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एक प्रोसेस है जो पता है कि नॉलेज एंड स्किल को इनहेंस करता है। इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक नॉलेज इंक्रीजिंग प्रोसेस है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो ट्रेनिंग है ना, और जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग और ग्रोथ होती है बंदे की लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय की जो है ना नॉलेज इनहेंसमेंट की। ठीक है जी, थैंक यू जी। कोई और इसमें ऐड करना चाहे? Sir, may I add something? जी जी। एक्चुअली सर जो हमारा प्रैक्टिकल हमने जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया ट्रेनिंग को कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई स्किल इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आती है जिसका करंट एम्प्लॉइज को या उन एम्प्लॉइज को जिनके साथ उनकी रेलिवेंसी है उस स्किल सेट की, उनको भी अपग्रेड किया जाता है ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू बैंकिंग सेक्टर, तो जब हमारे यहाँ कोई नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है तो हम सबको ट्रेन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट पहले अवेलेबल नहीं थी, नाउ इट इज अवेलेबल। या कोई हमारा कंप्यूटर में कोई आईटी सिस्टम अपग्रेड होता है तो वो तमाम एम्प्लॉइज को उस नए सिस्टम के मुताबिक ट्रेनिंग देते हैं। और सेकंड जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट इज टू डेवलप द एम्प्लॉइज फॉर फ्यूचर असाइनमेंट्स। कि जिस एम्प्लॉय ने करंट असाइनमेंट करे तो ट्रेनिंग देकर उसको उन्होंने अपडेट कर दिया,
तो जो एम्प्लॉयज जिनमें स्किल सेट है, पोटेंशियल है, उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर या एलिवेटेड जॉब के लिए डेवलप करती है, और उसके लिए फिर वो सर्टेन ट्रेनिंग कोर्सेज उनके डेवलपमेंट के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि मौजूदा स्किल सेट के लिए भी होते हैं और फ्यूचर के लिए भी होते हैं। और लर्निंग सर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉयज अपनी भी लर्निंग करते हैं विद न्यू ट्रेंड्स, विद मार्केट प्रैक्टिसेस, और ऑर्गेनाइजेशन भी उनको डिफरेंट अपने ब्रोशर्स के साथ या अपने उन सबको ईमेल्स भेज के कोई नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में अपडेट करती रहती है। ठीक है, यस सर। थैंक यू जी। सिद्रा। जी सर, मुझे लगता है तीनों एक साथ साथ है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स और एबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग्स के मुख्तलिफ मेथड्स को अप्लाई करते हैं। जब ठीक है। उनकी ट्रेनिंग होती है तो फिर साथ ही उनकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस में ही होती है। फिर जब उनकी लर्निंग बेहतर होती है तो फिर वो आगे डेवलप भी करते हैं फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए। ठीक है, सही है। और कोई बात करना चाहे? नहीं करना चाहते? ज़िया साहब, आप कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? जी सर, ऐसे है कि काफ़ी सारे जो हमारे कोलीग्स हैं इन्होंने माशाल्लाह इस पे अच्छी रोशनी डाल दी है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और लर्निंग, ये तीनों चीज़ें एक तरह से आपके एम्प्लॉई की ग्रूमिंग करती हैं, उसकी स्किल सेट को बेहतर करती हैं, उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं। और बाज़ एक और जो मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो जो स्टैट्यूटरी भी होती हैं। मैं अब इस्लामिक बैंकिंग की बात करूंगा कि इस्लामिक बैंकिंग में कोई भी बैंकर जब आता है तो ये स्टेट बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि उसने ये जब तक वो 5 डेज की बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर लेगा वो इस्लामिक बैंकिंग में काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। हाँ जी, वो तो हम आगे पढ़ते हैं ना किस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। जी जी। अभी मैं थोड़ा सा ये ग्रूमिंग करना चाह रहा हूँ, सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाह रहा हूँ। ये आपका जी इसमें कवर हो गया ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करती हैं, कि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस के लिए दे हैव टू प्रोवाइड सर्टेन ट्रेनिंग्स टू एम्प्लॉइज। दैट इज द रीजन एम्प्लॉइज आर गिवन ट्रेनिंग्स। सेकेंड इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और उसके बाद है कि व्हेन डू वी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड व्हेन डू वी प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आवर एम्प्लॉइज। तो ये मैं चाह रहा था कि हम लोग ज़रा ना ग्रुप डिस्कशन करें इसके ऊपर। तो अब जैसे अभी हम आगे ज़रा चलकर देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा सा माहौल बन गया क्लास का, लोगों में ज़रा इसकी वो डेवलप हो गई है अवेयरनेस के क्या डिफरेंस है, हमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है। तो मैं चीज़ों को आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, कुछ और हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये आगे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल ये है कि डू ऑर्गेनाइजेशन नीड ट्रेनिंग। इसका सवाल है, जवाब है यस। क्यों ट्रेनिंग? लेकिन ऑर्गेनाइज करने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग के क्या पर्पस हैं, क्या फंक्शन है, सो दैट वी कैन यूज ट्रेनिंग इफेक्टिवली। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव, तो उसके जवाब में लोग कहते हैं कि विदाउट ट्रेनिंग इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इंग्लैंड गया एमबीए करने के लिए, तो वहाँ ड्यूरिंग माई स्टडीज आई गॉट जॉब इन टेस्को स्टोर्स। टेस्को स्टोर्स का सब लोगों ने नाम सुना होगा। तो टेस्को स्टोर में उन्होंने मुझे मेरी जॉब थी टिल ऑपरेट करना। वो जो कैशियर की जॉब होती है, टिल ऑपरेटर, के लोग जब अपनी सारी टेस्को, वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहाँ से शॉपिंग करके वो टिल पर आते थे, वो पेमेंट करते थे और चले जाते थे। मुझे उन्होंने टिल पे बिठा दिया, एक बंदा मेरे साथ बिठा दिया, वो मुझे ट्रेन करेगा। उसने मुझे घंटा, आधा घंटा मैक्सिमम ट्रेनिंग दी होगी। उसके बाद उसने कहा जी जाओ अब तुम ना खुद ही इसको कर, अपना लॉगिन करके मुझे दे गया सिस्टम पे। मैंने उसको चीज़ें करना शुरू कर दी, उसने जो मुझे बेसिक चीज़ें बताई। अब इंग्लैंड में जो है, जो सब्जी थी या जो फ्रूट्स थे, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देने लगा हूँ। वो ऐसे थे, कुछ जो पर यूनिट सेल होते थे, कुछ ऐसे थे जो पर केजी सेल होते थे। और जैसे यहाँ होता है ना, कुछ डजन्स में सेल होते हैं, कुछ केजी में सेल होते हैं। तो अब मैंने कुछ ऐसे भी थे जो कि सिर्फ पैकिंग होती थी, वो पैकिंग में सेल होते थे।
मसलन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जियां थी, बहुत बहुत महंगी थी, तो वो सेल होती थी। अब मुझे कुछ जगह ट्रेनिंग नहीं थी, किसी ने बताया नहीं था, तो उसने कहा जी बस ऐसे ऐसे करते जाओ और बेचते जाओ। मैं ऐसे ऐसे करता गया। अब जो किलो वाली चीज़ें थी वो मैं यूनिट के हिसाब से बेचता गया। एक बंदा लाया पीछे से 3 किलो वो सब्जी लेकर आया, ठीक है। मैंने 3 किलो सब्जी को उसको वेट नहीं किया, उसको मैंने 1 यूनिट की प्राइस पे सेल कर दिया। वो बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें, लोग कुछ ना हैरान भी थे। वो बड़े हैरान हो लोग कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, मैं भी देता जा रहा हूँ। अब 1 महीना गुजर गया ना, तो मैं दूसरे टील ऑपरेटर के पास से गुजरा था, मैंने देखा ये क्या कर रहा है। वो सबकी ना, वो उसको सही तरह से ट्रेनिंग मिली हुई थी। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी ने मुझे प्रॉपर ऑन जॉब ट्रेनिंग दी होती तो वो जो जितना मैंने लॉस किया ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्सपेंसिव था ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं? विदाउट ट्रेनिंग इट इज मोर एक्सपेंसिव। मैंने अपनी रियल टाइम एग्जांपल दी है। अक्सर और लोग कहते हैं जी कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, मैं उनसे डिफर करता हूँ। दे शुड बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ऑन जॉब करें, आप खुद ट्रेनिंग कराएं, एक्सटर्नल ट्रेनर से कराएं, लेकिन करवाएं जरूर। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं गैप। गैप कॉन्सेप्ट क्या है? जो इंसान की जो परफॉर्मेंस होती है ना, एक होता है एक्सपेक्टेड कर्व होता है और एक एक्चुअल कर्व होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है हम लोग एक्चुअली वो वाली परफॉर्मेंस डिलीवर भी करें। ऐसे ही है ना, यानी कि एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल अगर आप करें तो उसके दरमियान एक गैप है, ठीक है। तो ट्रेनिंग टर्म्स के अंदर हमें ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं जो इस गैप को कवर करें। यानी कि हमें ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग नहीं करनी, हमें ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ फिलिंग गैप हमने ये करनी है। एंड गैप जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर गैप आ रहा है, किस चीज़ का गैप आ रहा है, किस एम्प्लॉय को गैप आ रहा है, किस एम्प्लॉय को गैप नहीं आ रहा। सो वी हैव टू फिल द गैप। बट उसके लिए आपका जो परफॉर्मेंस सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर परफॉर्मेंस सिस्टम which can show the gap of employees in terms of actual and expected performance so that you can take certain measures to remove the gap. Let's say एक्सपेक्टेशन है 1000 कार्स की प्रोड्यूस करनी है हमने, लेकिन एक्चुअली 800 कार्स हो रही हैं। अब गैप कितने का आ गया? 200 कार्स का। अब आप एज एन एचआर प्रोफेशनल आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि जी ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट स्किल्ड, they are not talented, they are not able to deliver the expectations, so we need to arrange trainings for them. as an HR person आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फॉरन ट्रेनिंग नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे। यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस कि ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, उस रीजंस को आइडेंटिफाई करना है आपने, ठीक है। रीजन क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, मे बी यू नीड मोर मैन पावर, और मे बी कि मशीनें खराब हैं, मशीनें सही काम नहीं करती जिसके ऊपर प्रोडक्शन हो रही है। थर्ड स्टेप पर आपने जाकर देखना है कि मे बी जो आपका स्टाफ है वो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है, उनकी स्किल्स पुअर हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अरेंज ट्रेनिंग्स फॉर देम। सो ट्रेनिंग नीड जो है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो एज ए ट्रेनिंग एक्सपर्ट वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशन कि हम लोग करें कि क्या हो सकता है कि जो हमसे ट्रेनिंग जो हमसे एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट की वही बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, टारगेट अचीवेबल है या नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड इज द ट्रेनिंग इज द ओनली वे टू मेक इट हैपन, या ट्रेनिंग के अलावा देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट एज वेल। हम लोग ट्रेनिंग के बगैर भी इस मसले को हल कर सकते हैं। ये जो सारी सिचुएशन है ये आपको अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है। फॉरेन ट्रेनिंग पर हमने जंप नहीं कर देना। अच्छा, अब दूसरा हमारा गैप होता है कि नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज़ का गैप होता है। एक एग्जिस्टिंग हमारी स्किल्स होती हैं, एक हमसे रिक्वायर्ड होती हैं। एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, एक रिक्वायर्ड नॉलेज होता है। एक एग्जिस्टिंग एटीट्यूड होता है या एबिलिटी होती है, एक रिक्वायर्ड एटीट्यूड होता है। तो ट्रेनिंग का जो मकसद है वो एग्जिस्टिंग वर्सेस रिक्वायर्ड का जो गैप है उसको फिल करना भी होता है, ओके।
अच्छा जी, एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोग इसको पढ़ लें और सब लोग इंडिविजुअल लेवल पर इसको सॉल्व करें। इमेजिन यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ फुल सर्विस रेस्टोरेंट. One day you receive a complaint letter from a guest reporting that he or she was not satisfied with the follow-up regarding their criticism of being overcharged in one of your restaurants. Why was the complaint made? Is there a training need? ये आपके पास एक कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट के फॉलो अप में वो ये आई है, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि डू वी नीड ट्रेनिंग फॉर दिस और नॉट। और नंबर वन ये है कि ये कंप्लेंट रेज क्यों हुई है, और नंबर टू क्या इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। चलें जी, शाबाश, जैसे कि कर ले फौरन हाथ खड़ा कर दे। प्रॉब्लम समझ आ गई आप लोगों को एक्सरसाइज की? हेलो, आवाज नहीं आ रही किसी की? आर यू देयर? बताना है आपको या कुछ बनाना है इसका? पहले 2 मिनट ले लेना आप कर। बताना है। जी बताना है। सर इसको जुबानी बताना है या इसकी कोई बना लें हम? नहीं जी, आप जुबानी भी बता सकते हैं, आप जुबानी बता दें, मेरे से बेहतर है। स्क्रीन शेयर कर दें जरा। तो इसकी एक रीजन है, वो हो सकती है जी व्हाई वाज द कंप्लेंट मेड। वो ये जी हो सकती है कि मे बी उतनी अच्छी क्वालिटी का फूड ना हो जितना वो हाई चार्ज कर रहे हैं, या उनकी क्वालिटी मतलब क्वांटिटी कम हो मे बी। सही है, ठीक है। इज देयर इज अ ट्रेनिंग नीड? अगर तो पहले हमने जाके उस रेस्टोरेंट में आइडेंटिफाई करना है ना कि भाई अगर तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है कि क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं है, देन तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो बंदा उस टाइम रखा था कुक, वो मतलब उसका ग्राफ कैसा था कुकिंग का, मतलब हमने कोई उसका टेस्ट वगैरह लिया था, उससे कुछ बनवाया था या नहीं बनवाया था। अगर तो उससे हमने कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया था, उसको ऐसे ही रख दिया था, तब तो ज़रूरत है ट्रेनिंग की। इन केस अगर हमने उसका टेस्ट लिया था, उस वक़्त वो पास हो गया था, अब वो अपनी परफ़ॉर्मेंस सही नहीं दे रहा, तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि मेबी वो सिर्फ़ जान छुड़ा रहा हो वो इंसान, कि बस मतलब मैं काम जल्दी-जल्दी कर दूँ। उस हिसाब से भी उसकी ट्रेनिंग की जा सकती है, फिर उसके एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, एनीबॉडी एल्स? जी सर मारिया। मैं से बोल रहा हूँ। जी मदर साहब, आप पहले बता दें। जी सर, एक्चुअली वालेकुम। आपने पूछा कि व्हाई वाज द कंप्लेन मेड। जी कंप्लेन इसलिए उस वक्त जो ये कंप्लेन, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये ओवर चार्ज इन वन ऑफ योर रेस्टोरेंट, उसका मतलब है कि वो किसी ने उनको गलत बिल चार्ज किया। एक तो ये ठीक है। मतलब है, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन की। दूसरी बात ये कि उन्होंने लेटर इसलिए लिखा क्योंकि ऑन द स्पॉट उस वक्त उनको किसी ने वहाँ पे हैंडल नहीं किया। अगर उसी वक्त ऑन द स्पॉट ही उनको उस चीज़ को हैंडल कर लिया जाता तो उनको लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग की नीड है, क्योंकि कंप्लेन हैंडलिंग ट्रेनिंग्स होती हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसमें हम ये बताते हैं कस्टमर अपने एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, और क्या क्या चीज़ें करनी है, जिसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या ट्रेनिंग होती है वो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट आपके दोनों सवाल का मतलब ये है कि एक तो ट्रेनिंग की नीड है, यस है। और व्हाई वाज द कंप्लेन मेड, कंप्लेन इसलिए हुई, लेटर की कंप्लेन, लेटर लिख के उसने इसलिए कंप्लेन की क्योंकि उस वक्त ऑन द स्पॉट उसको किसी ने हैंडल नहीं किया। नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि उसको कंप्लेंट लेटर मिला है
जिसके अंदर उसने कहा कि जो उसने जो कंप्लेंट रेज की थी उसके ऊपर फॉलो अप के प्रोसेस से वो सेटिस्फाइड नहीं है। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको उसने ईमेल किया, उसने कहा जी मैंने एक कंप्लेंट की थी कि मुझे ओवर चार्ज किया गया, ठीक है, तो उसकी कंप्लेन जो है उसके ऊपर मेरे साथ जो फॉलो अप हुआ है वो फॉलो अप से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब आपने एज एन एमडी उसको ठीक करना है। पहली चीज ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसने कंप्लेंट क्यों की थी, ओवर चार्ज क्यों हुआ। सर मैं को एक्सप्लेन करूँ? जी करें। अच्छा इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, जो उसने एंड पे लिखा है, criticism of being overcharged in one of your restaurant. In one of means के obviously उसकी ब्रांच है कोई और भी, और उस ब्रांच में जो है ना कंप्लेंट लॉन्च हुई है यानी कि हो सकता है वो दूसरी ब्रांचेस में भी गया हो, उसने वहां पे भी खाना खाया हो। अब यहाँ पे ओवरचार्ज जो है इट मींस कोई उसकी जो प्रोडक्ट है, ये जो भी उसने खाया है वो उसने पहले भी खाया होगा और यहाँ पे उसके जो रेट है वो माइट भी वो ज्यादा हो, जिस पे उसने कहा है कि आपने ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो मैंने खाई है इसके जो चार्जेस हैं वो मुझसे ज्यादा लिए गए हैं, ओवरचार्ज आपने ज्यादा किया है। उस पे उसने कंप्लेंट लॉन्च की है और जिस पे उसको सेटिस्फैक्टरी कोई जो रिस्पॉन्ड है वो नहीं हुआ, जिस वजह से उसने कंप्लेंट लॉन्च किया और जो उसने क्रिटिसिज्म किया है वो इस वजह से आई थिंक हुआ है। लेकिन तो ओवरचार्ज ऑब्वियसली कैसे हो सकता है, आप कैसे ओवरचार्ज कर सकते हैं? सर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग सर इसमें कैशियर ओवरचार्ज, इज नॉट ट्रेंड, हो सकता है वो कैशियर ट्रेंड ना हो और उसने गलत बिल चार्ज कर दिया उनको, ऑब्वियसली ठीक। ऐसे ही। ऑब्वियसली जो जी जो रेट लिस्ट है माइट भी उस रेट लिस्ट के मुताबिक उस प्रोडक्ट की रेट लिस्ट के मुताबिक उसको चार्ज ना किया हो, ठीक है, उस वजह नहीं, से। प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। आप जब देखिए रेस्टोरेंट में जाते हैं सबसे पहले आपके पास आता है मेन्यू, ठीक है, आप मेन्यू के ऊपर से रेट देखते हैं, आप डिश देखते हैं, फिर उसके सामने मैं तो यही देखता हूँ, मैं जब रेस्टोरेंट में जाता हूँ मैं डिश को देखता हूँ, उसके बाद अगर वो मुझे पसंद आ जाती है फिर मेरी नज़र राइट साइड पे पड़ती है, उसके सामने उसकी कीमत क्या है। तो बाज़ का मुझे उसकी कीमत अगर ज़्यादा लगती है तो मैं नेक्स्ट स्विच कर देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो कोई और मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। अब आपने वो एक प्राइस देखी, प्रोसेस को मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने प्राइस देखी, लेट से आपने ऑर्डर किया एक बर्गर, लेट से आपने बीफ बर्गर ऑर्डर किया। अब आपने उसकी प्राइस देखी, वो लिखी हुई थी मेन्यू में 300 रुपीज़। आपने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करके जब आपके पास बिल आया, बिल में आया जी 400 रुपीज़, ठीक है। तो आपका इसका मतलब ये है कि जो आपके जो बिल्स हैं, आपकी जो आप रेस्टोरेंट्स में ऑटोमेटिक बिल बन रहा होता है ना, वो मेन्यू उठाता है ऑर्डर के मुताबिक और उसके अगेंस्ट बिल बना के आपको प्रिंट कर देता है, कि मैनुअली तो आपने बनाना नहीं होता। बहुत रेयर ही है कि वो जिसमें जो है वो इस तरह का हो कि वो मैनुअली बिल बनाया जाए। तो या तो ये है कि जो आपका जो मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड के ऊपर पुराने रेट्स लिखे हुए हैं और आपके रेट्स रिवाइज हो गए हैं और सिस्टम में वो रेट्स अपडेट हो गए हैं लेकिन मेन्यू कार्ड पुराना पेश किया गया। या फिर यह है कि मेन्यू कार्ड के ऊपर रेट्स ठीक हैं लेकिन जो आपकी जो बिलिंग मशीन है उसके अंदर रेट्स गलत लिखे हुए हैं और उसकी वजह से ओवरचार्ज हुआ है और आपने उस ओवरचार्ज का अब आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर लेट से रेट भी ठीक है, वो भी अपडेट है और फिर भी कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे ओवर चार्ज किया गया है, तो फिर उस वक्त ये चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए कस्टमर से कि जी आपको कैसे लगता है कि हमने आपसे ओवर चार्ज किया है और उसको रेक्टिफाई किया जाए। ये 3 सिचुएशंस बनती हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि जो फूड क्वालिटी है या फूड की क्वांटिटी है इसकी वजह से ओवर चार्ज नहीं होता। और इसके ऊपर अगर कोई कहता है ओवर चार्ज है, हाँ वो ये कह सकता है कि जी आप लोगों का पोर्शन बड़ा कम है लेकिन आप लोगों की कीमत ज़्यादा है। वो ये कह सकता है कि यू पीपल आर कॉस्टली, बट ही कैन नॉट से कि आपने मुझे ओवर चार्ज किया। ओवर चार्ज ये होता है कि आपकी लो- कीमत है 10 रुपये लेकिन आप ले 12 रुपये रहे हैं, ये ओवर चार्ज होता है। जी फरा। सर लोकेशन भी तो मैटर कर सकती है इसमें, क्या लोकेशन? मतलब
लाइक आपने अपना जो रेस्टोरेंट है वो किस जगह पे खोला है, मतलब आपने किसी वेल नोन जगह पे खोला है, उसके हाँ, लेकिन ओवर चार्जिंग हिसाब उस से सिमरे अगर में आपने नहीं ना किसी आता। ओवर चार्जिंग आती है कि मैंने आपको कहे, मैं लेट से मैं आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने कहा जी इसके चार्जेस हैं 30,000। उसके बाद मेरी टीम आपसे कहती कि आप लोग 35,000 पे करें, ये ओवर चार्जिंग है। आप कहेंगे जी आप मुझे ओवर चार्ज क्यों कर रही हैं, आप लोगों ने तो पहले 30,000 फीस बताई थी, अब आप मेरे से 35,000 क्यों ले रहे हैं। दिस इज ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग की डेफिनेशन ये नहीं है कि मैं ट्रेनिंग ऑनलाइन करा रहा हूँ, मैं फेस टू फेस करा रहा हूँ, मैं घर बैठ के करा रहा हूँ, मैं कहूँ जी आज मैं चूंकि गुलबर्ग में बैठा हूँ तो आज चार्जेस होंगे 10 रुपये। अगले दिन मैं कहता हूँ जी आज मैं लेट से मैं बैठा हूँ जी वेलेंशिया में या जोहर टाउन में, आज चार्जेस होंगे 9 रुपये, चूंकि आज थोड़ा सा गुलबर्ग एक महंगा इलाका है। ऐसे नहीं होगा। स्टैंडर्ड प्राइसेस होती है ना रेस्टोरेंट्स की, आप चाहे जिस मर्जी एरिया में बैठे आपकी प्राइसेस सेम रहेंगी। चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में तो स्टैंडर्ड होता है। मैकडोनल्ड आप लाहौर में भी आपको वही प्राइस मिलेगी, कराची में भी वही प्राइस मिलेगी, आप लाहौर में डिफेंस में भी वही प्राइस होगी, और लाहौर में माल रोड पर भी वही प्राइस मिलेगी। अगर आप किसी छोटे इलाके में चले जाएंगे वहां पर भी वही प्राइस मिलेगी। मैटर इज नॉट दैट के ओवर चार्जिंग क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से नहीं है, यहाँ बात हो रही है अगर वो होता वो कहते थे कि फूड टेस्ट वाज नॉट राइट, फूड क्वालिटी इज नॉट राइट। क्रिटिसिज्म इज वेरी मच ओपन के ओवर चार्ज किया गया। अब आपने उसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है जी अस्मा। तो हो सकता है उसको सिस्टम अवेयरनेस ना हो, सॉफ्टवेयर का भी कोई मसला आ सकता है, प्राइस पुट करने में भी यस कोई हो सकता मसला आ है, सकता है। जी उसने गलत चूज कर लिया। एग्जैक्टली, और वो ट्रेनिंग ना हुई उनके वर्कर्स की कि किस तरह से सिस्टम को ऑपरेट करना है, उसमें भी जी उनकी कोई मिस्टेक हो सकती है। जी। यहाँ जो आपके जिस तरह अभी मदर साहब ने कहा था कि आपका जो स्टाफ है उसने कंप्लेंट यूजर कस्टमर की कंप्लेंट को कैसे हैंडल करना है, उसको उसके बारे में अवेयरनेस ना हो, उसको बताने की जरूरत है। मारिया ने भी वैसे हाथ खड़ा किया था एक दफा, मुझे नजर आया था। जी मारिया आप कुछ कहना चाह रही थी। जी मुस्तफ़ा, मैं इसमें ये कह रही थी कि सबसे पहले तो रूट कॉज एनालिसिस जो है वो किया जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। पूरा सिनेरियो पहले इंटरनल टीम से पूछा जाता है। जब इंटरनल टीम नहीं बता पाती या उसको सही जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो फिर कस्टमर की तरफ जाया जाता है कि उनको मसला कहाँ आया था, क्या हुआ था। यूर राइट कि मतलब ओवर चार्जिंग किसी भी सूरत में हो सकती है। ओल्ड मेन्यू भी हो सकता है, कोई चीज डबल भी चार्ज हो सकती है, या इस तरह होता है कि वंस की बजाय वो ट्वाइस चार्ज हो जाती है, तो दिस कुड बी अ रीजन। जी मगर ये कि पूरा जो है फिर वंस आपको जब पता चल जाता है कि गलती किस एंड से हुई है, अगर ये एंड जिस जो बिल बना रहा है बंदा, जो बिलिंग कर रहा है उसके एंड से हुई है तो उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और अगर मतलब कोई भी रीजन से हो सकती है, मशीन एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसको जो है कंपनी अपने एंड से उसको रेक्टिफाई करेगी, या जो भी एमडी है या उसे अपने अपने एंड पे उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग देकर हो या उसको सही कर कर हो। ठीक है जी। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जी कोई और नहीं ऐड करना चाह रहा। मुझे ही करना। चलें जी हम लोग किसी हद तक इसको कंक्लूड कर लिया हमने, अब नेक्स्ट चलते हैं। जी आवाज़ बहुत कम है जी, थोड़ा ऊंचा बोलें। सारे सिनेरियोज जो है वो इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं गैप है, और राइट गैप तो वो डेफिनेट इंटरनल मीटिंग से ही होगा कि मे बी के वेटर ने जाके जो आगे ऑर्डर पंच करवाना था उसमें मिस्टेक हो गई, पंच वाले ने जो पंच करना था उससे मिस्टेक हो गई। तो डेफिनेटली सारे सिनेरियोज में गैप आइडेंटिफाई होता है। ऐसे ही है। सर मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने सारे सिनेरियोज को देख के, अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि क्या हमें इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो भी बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें अपने प्रोसेस को रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई हो गई हैं।
अब हमने इन चीज़ों को उसके हिसाब से लेकर चलना है, ये बात हो रही है यहाँ पे। जब आपने नीड एनालिसिस करना है ना आपने ट्रेनिंग का या किसी भी इशू का, तो उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, आपने देखना यह है कि आपका जो एम्प्लॉई है उसकी जो नॉलेज है वो आउटडेट तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल टेक्निकल एडवांसमेंट होगी, आपका कल्चर चेंज हो गया, नया सिस्टम आ गया। अब इस केस में हो सकता है सिस्टम नया हो, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऑब्सोलीट हो चुकी हो, ऑब्सोलीसेंस हो चुका हो, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटराइजेशन आ गई है। ये एक नीड रेज करती है ट्रेनिंग के लिए। दूसरी है कि अगर आपका करियर है, आप करियर प्लेटस आपका जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसके लिए आपको चाहिए ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम्स। आपका करियर एनहेंसमेंट है, आपने आगे ग्रो करना है। फिर एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर एनहेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए। तो ये फैक्टर्स होते हैं आपके जो नए एम्प्लॉयज हैं उनका डेवलपमेंट प्लान बनाना है, जो कि फैक्टर्स बनते हैं ट्रेनिंग के। इससे मैं नेक्स्ट चलता हूँ, हम लोग ज़रा अब डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है। ट्रेनिंग बेसिकली इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने एचआर को वो नॉलेज देती है, उनकी स्किल्स को डेवलप करती है थ्रू इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। Training is a systematic process through which organizations' human resources are given knowledge and their skills are developed through instructions or through practical activities in order to improve corporate performance. यानी कि जो सबसे एंड पे बात लिखी हुई ना, इम्प्रूव्ड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग को जरूर इम्प्रूव करनी चाहिए। अब आपने लेट से एक ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग के बाद भी अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, व्हाट विल हैपन देन, ये हमने बाद में डिस्कस करना है। उसके बाद ये है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू मैनेज योर करंट जॉब, whereas development is provided to manage your future job, future roles, future activities. It does not focus the current need, it focuses on the future needs. आप फॉर एग्जाम्पल आपको मैनेजेरियल रोल के लिए डेवलप किया जाना है, जहां पर भी डेवलप आएगा ना तो दैट मीन्स फ्यूचर, जहां पर ट्रेनिंग आएगा दैट मीन्स करंट। नॉर्मली जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये करंट जॉब्स के लिए, टेक्निकल पोजीशंस के लिए, मैकेनिकल इश्यूज के लिए, स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। मेरा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन, मैनेजेरियल डेवलपमेंट, जनरल नॉलेज, या लॉन्ग टर्म जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उनको मीट करने के लिए, आपकी करियर ग्रोथ के लिए, इन चीज़ों के लिए डेवलपमेंट होती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज दैट ट्रेनिंग इज फोकसिंग ऑन योर करंट जॉब रिक्वायरमेंट्स, बट डेवलपमेंट इज फॉर योर करियर ग्रोथ, फॉर फ्यूचर रोल्स। ये बड़ा क्लियर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनिशियल ट्रेनिंग जो कि हर किसी को मिलती है, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है हु वी आर, व्हाट वी डू एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू योर जॉब, जिसको जॉब नॉलेज कहते हैं। ये इनिशियल ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। आप लोगों को एक असाइनमेंट में देता हूँ, ठीक है, अभी में हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा ज़रा हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और एजुकेशन, लर्निंग और कोचिंग को डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग, मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा करने के लिए। अब हमने बात की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है, टास्क ओरिएंटेड होती है, आपके एटीट्यूड, स्किल्स या नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, और आपकी जो करंट जॉब होती है उससे रेलिवेंट होती है। एजुकेशन एक चीज़ होती है, एजुकेशन आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इट इज़ योर ओन initiation, it is your own you can say step for your own education, for your own awareness. For example, मैंने मास्टर्स किया बिजनेस में, मैंने आईटी में मास्टर्स किया, दैट इज माय ओन एजुकेशन, दैट इज माय ओन इनिशिएशन, दैट इज माय ओन इन्वेस्टमेंट।
but if I join an organization and they want to make me skilled for any relevant job, for any relevant job activities, so they might be providing me training. मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि बंदा ना चीज ने डेस्कॉन इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, तो डेस्कॉन में they gave me job analysis training. Why? Because that was requirement of the job. अब वो ये चाहते थे कि वो जो जॉब एनालिसिस जो है वो मैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करूं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे वो ट्रेनिंग दी एंड आई डिड इट. अब आप लोगों ने मेरे साथ भी जॉब एनालिसिस किया, हालांकि मैंने उस जॉब एनालिसिस का सिर्फ 20-30% आप लोगों को पढ़ाया, लेकिन आप लोगों को मजा आया या नहीं आया? बताइए जी, यस और नो? यस सर. ताहिर साहब और ज़िया साहब कह रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा. अब आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड हुई है, ठीक है. बाकी लगता है किसी को समझ नहीं आया, किसी को मजा नहीं आया. जिसको मजा नहीं आया जी वो सेपरेट भी मेरे से क्लास ले सकता है, मैं सेपरेट भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 2 लोग सिर्फ बोल रहे हैं, वो 2 लोगों को मजा आया. असमा को तो बिल्कुल नहीं समझ आया, मजा नहीं आया. सर मैंने कहा है आया है वो तो है. निदा को नहीं आया, निदा और मारिया को आ गया सर. चलिए शुक्र है. तो मेरा कहने से मेरा ये था कि अब अगर मेरे पास वो ट्रेनिंग ना होती, हो सकता है मैं आप लोगों को इतना अच्छा ना पढ़ा सकता, ना गाइड कर सकता, आप लोगों को मजा ना आता, आप लोगों ने कहना सर जी कख ने जो पल्ले पे आते मजा बिल्कुल भी नहीं आया, समथिंग लाइक दिस. डेवलपमेंट जो होती है, अब ये इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की आपके ऊपर, कि जी हम ये चाहते हैं कि इस बंदे को लॉन्ग टर्म रिटेन करें, इसको मैनेजर बनाए, इसको लीडर बनाए, उसको आप सर्टन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. इन केस ऑफ कोका कोला दे गेव मी दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने अटेंड किया. I went to different management and leadership courses in lumps. मेरे यहाँ से कोई almost 2 million spoke ने मेरे ऊपर spend कर दिया on these different courses. अब वो लॉन्ग टर्म मैंने सीख ली हैं, अब वो मेरी जिंदगी में हर जगह पर वो काम आएंगे, और किसी जगह काम आना है इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग्स करवा के थोड़े बहुत पैसे जरूर पूरे करूंगा उनको. अगली चीज होती है लर्निंग. अब लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है आउटकम ऑफ ट्रेनिंग. If you attend a training but there is no change in your behavior or your attitude or your technical skills, that means you got no learning. So every training should provide you some learning. So you can say a process through which we get change in our attitude or behavior is called learning. So that is why अब ट्रेनिंग की जगह लर्निंग का लफ्ज यूज किया जाता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि वी मेक श्योर दैट द काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स अरेंज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन आर लर्निंग ओरिएंटेड. You get some learning, you get some change in your attitude, you get some change in your technical skills, in your abilities, in your behaviors. This is called learning. अब समझ आया जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह, क्योंकि ट्रेनिंग आपने दे दी, बंदे ने सीखा है नहीं सीखा, बैज मिल गया. अब जैसे मेरा ये कोर्स है, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी कि इसकी एफिलिएशन कहाँ से है जी, इसको करने का फायदा क्या है, इसकी वर्थ क्या है? अब आप लोग मुझे बताएं क्या मेरे कोर्स की कोई वर्थ है या नहीं है? Are you getting any kind of learning or not? Yes. नीता लर्निंग आ रही है? Yes. मदीहा लर्निंग मिल रही है? जी सर. अगर तो आप लोगों को लर्निंग मिल रही है, मैं सबसे ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंशाल्लाह मेरे कोर्स में आ जाए. मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाल्लाह विद योर कोऑपरेशन आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा. आपको एचआर की ट्रू एसेंस पता चल जाएगी, एचआर काम कैसे करता है. प्रैक्टिकली आपके पास बहुत नॉलेज होगा. अब अगर आपको प्रैक्टिकली आता है ना, तो फिर आपको हर जगह पर आपको वेलकम किया जाएगा. अगर आपको आता नहीं है, आप चाहे हार्वर्ड की डिग्री ले हैं, आप चाहे ऑक्सफोर्ड की ले हैं, बट इफ यू नो नथिंग, nobody is gonna accept you, nobody is gonna retain you. मुझे उम्मीद है आप लोगों में से जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं इस कोर्स को करने के बाद वो अपनी जॉब में काफी बेहतर चीजें कर सकेंगे. क्या करना शुरू कर दी होंगी उन्होंने? कुछ लोग मेरे से 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं, वो मुझे बताते हैं दे हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दोस चेंजेस एंड दे आर एंजॉयिंग इट.
and their management is appreciating it. So that's the benefit of doing it. अब अगर आप किसी जगह से कोर्स कर लें, आपके पास सर्टिफिकेट हो, लेट्स से उसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा हो, उसका क्या फायदा अगर आप कुछ कर नहीं सकते, आपने स्लाइडें पढ़नी है, आपको एक वो बुकिश नॉलेज दिया जाए, तो आई थिंक दिस इज यूजलेस, इजंट इट? मैं तो कम से कम ऐसा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा यार भले मुझे भाई। और दूसरी चीज है, अल्लाह का शुक्र है एचआर लेजेंड्स का एक नेशनल लेवल पर नाम भी है। आप ये देख लें, उसका सबूत ये है कि हमारे कोर्स में लाहौर से भी लोग हैं, कराची से भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, फिर वो एक हमारी स्टूडेंट हैं वो जेहलम से हैं, फिर एक हमारे स्टूडेंट इसमें सियालकोट से भी हैं, हमारे स्टूडेंट इसमें पिंडी से भी हैं, पिशावर से भी, मतलब आई हैव अ मिक्सचर ऑफ ऑल। so that's the benefit. Now next comes coaching. What is coaching? बताएं जी, कोचिंग में और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? देख के नहीं बताना, मैंने इसलिए स्लाइड छुपा दी है, बड़ा तेज हूं मैं। वेटिंग। मैं ऐड करना चाहूंगी जी कर दें कर दें। सर कोचिंग एक गाइडलाइन है जिसमें आप एक रोड मैप देते हैं। ट्रेनिंग करंटली आप चीजों को एक कर रहे होते हैं, लेकिन कोचिंग में क्या है कि आप चीजों को जो है डायमेंशन दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ट्रेनर में और कोच में क्या डिफरेंस है? एक होता है टीचर, एक होता है ट्रेनर, एक होता है कोच, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सर कोच पर्सनलाइज होता है, वो ट्रेनर तो एक जनरल ट्रेनिंग देता है फॉर एवरीवन, सबके लिए, लेकिन जो कोच होता है वो आपको आपकी एबिलिटी के मुताबिक कोचिंग करता है, गाइडलाइन देता है, और वो हर वक्त आपके साथ अटैच रहता है। जहाँ पे भी कोई नीड होती है फौरी तौर पर उससे कंसल्ट किया जाता है। ठीक है जी, कोई और इसमें ऐड करना चाहे? सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें, कोच और ट्रेनिंग में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो ट्रेनर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनर जो है वो जो ट्रेनिंग कराता है वो दैट इज़ मोर थ्योरेटिकली और चीज़ों के हवाले से, वो प्रैक्टिकल भी कराता है, बट उसका उसका ज़्यादा स्किल एनहेंसमेंट से ताल्लुक नहीं होता। बट कोच ऑन द जॉब भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनर अलग होते हैं जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग देखते हैं, बट कोच वो होते हैं जो जब ड्यूटी बंदा कर रहा होता है तो उसके साथ लग के उसके स्किल्स को बता रहे होते हैं, वो क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा, चीज़ें बता रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट बता रहे होते हैं और उनको करेक्ट करवा रहे होते हैं, और इसी तरह उनके स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जी। कोच एक जिस तरह स्पोर्ट्स का कोच होता है, वो आपके साथ ट्रैवल करता है, आपके साथ जाता है, आपकी ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है और आपको बताता है कि जी यू मेड दिस मिस्टेक, सो करेक्ट इट। तो ये डिफरेंस होता है एक कोच में और एक मैनेजर में। सो अब जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो जितने भी जो हमारे मैनेजर्स हैं ना, दे शुड बी कोच, दे शुड कंटिन्यूसली ऑब्जर्व एंड मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड दे शुड गाइड देम ऑल द टाइम्स कि जी यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस में गलती आ रही है, ये गलती आ रही है, इसको ठीक करें, इसको सेट करें, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज हाउ इट गोस। इसके बारे में सर टिप्स भी दे सकते हैं कि आप इस तरीके से ये चीज कर लें, ये चीज कर लें, इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड, 200% एग्रीड। ठीक है जी, आगे चलें जी। अब कोच समझ आ गया, व्हाट इज कोचिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज एजुकेशन। टीचर जो है उसने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ट्रेनर ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है। कोच जो है वो ही इज नॉट अ ट्रेनर, ही इज योर मैनेजर और ही इज योर लीडर हु इज ऑल द टाइम सिटिंग विद यू, ही इज योर बॉस एंड ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ कोचिंग। अब उसके बाद आ गया मेंटोरिंग।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग? ये जो हम टर्म्स आज पढ़ रहे हैं ये बोरिंग तो नहीं है? निम्रा आप बताएंगी? निम्रा ने आज कोई सवाल नहीं किया, पता नहीं निम्रा है भी या नहीं। सर वो निम्रा ने ना मैसेज किया था ग्रुप में कि वो मीटिंग में है और वो क्लास साथ साथ ले तो रही है लेकिन वो मतलब बोल नहीं सकेंगी। ठीक है, कौन बताएगा? ये बोरिंग तो नहीं है ज़िया साहब ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं? अच्छा, ज़िया साहब भी लगता है खाना खा रहे हैं। नहीं सर, मुझे मजा आ रहा है इसमें। एचआर की टर्म्स हैं और रिकॉल भी हो रही हैं और न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग है। चलें, अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि मेंटोरिंग क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोचिंग मेंटोरिंग? क्या है मेंटोरिंग, क्या है? आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ये क्वाइट इंटरेस्टिंग। और आई थिंक हम सब इसमें काफी इन्वॉल्व हैं इस आपको लर्निंग करने के लिए, जी जी, सीखने के लिए भी आर ऑल दिस स्टडी। मैं ना आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इससे ज़रा हटकर है। अब चूंकि नेशनल बैंक की बात याद आ गई खुरम साहब, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में बिल जमा कराना होता था और नेशनल बैंक में जमा होता था उस वक्त ये इतने सारे बैंक नहीं होते थे। तो हमारे घर के पास एक नेशनल बैंक था, उसमें जाना वो लंबी कतार लगी होती थी। अब चूंकि छोटे जो बहन भाई होते हैं ना उनको ये काम करने पड़ते हैं, बड़े भाई ने भेज देना। तो मेरे जो बड़े भाई थे ना उनके एक दोस्त थे, वो बैंक के अंदर काम करते थे। ठीक है, उसको फिर वो कभी कभी कहते थे कि जी कल ना हमने बिल जमा कराना है। वो कहते थे ठीक है अंदर भेज देना। फिर मैंने जाना अंदर, तो अंदर जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी। मुझे अब उनका नाम भूल गया है। वो जाना उनको अंदर, वो एसी वाले कमरे में बैठे होते थे, उनको जाके दरखास्त देनी, उन्होंने जी बिल लेना, बिल जमा कराना। इसको बहुत बड़ी उस वक्त जो है ना ये बहुत बड़ी वाकफियत होती थी। तो आपसे बड़ी लेट मुलाकात हुई है। अगर पहले मुलाकात हो जाती तो हमारे जो बचपन में बिल थे ना वो तो बड़े आसानी से जमा हो जाते, जो लाइनों में लग लग के जमा कराएंगे। अब मुझे ये बताएं खुरम साहब, आप लोग कह रहे होंगे इसका उससे क्या रेलेवेंस बनती है कि कोचिंग में और मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस हुआ? तो एक तो जो बाय डेफिनेशन आपने क्लैरिटी दे दी कि जो कोच है उसका काम है ट्रेन करना, यानी कि करंट असाइनमेंट को देखना। मेंटोर जो है वो आपको फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए यानी कि डेवलप करता है। तो वो एक ब्रॉडर टर्म है मेंटोर, जहाँ पे आप अपना लाइफ का या अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग लेती है। ठीक है जी। जी मारिया। मुस्तफ़ा, ये जो कोचिंग और मेंटोरिंग, कोचिंग एक जनरलाइज फॉर टीम होती है और मेंटोरिंग किसी एक इंडिविजुअल के लिए होती है, या आप अपना किसी को मेंटोर मान रहे होते हैं, या मेंटोर किसी को अपने तौर पे किसी को ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग कर रहा होता है। ठीक है, वैसे नहीं होती है सर। मेंटोरिंग और कोचिंग में ये है कि कोचिंग इज मोर रिलेटेड, जो ये सारी कॉन्सेप्ट वो बता रहा हूँ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, राइट। जी। तो हमारे यहाँ जो कोच होता है वो मोस्टली रिलेटेड टू होता है, उसकी जॉब से पर्टेन करता है। जो जो बंदा जॉब कर रहा है उसी का कोच उसके साथ है और उसके साथ लगा हुआ है। बट इन मेंटोरिंग ये होता है कि वो सिर्फ उसके जॉब से रिलेटेड नहीं बता रहा होता, बट उसके और उसके अलग भी उसके इश्यूज जो भी होते हैं तो उसको गाइड कर रहा होता है मेंटोरिंग। और ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटोर जो है वो उसके डिपार्टमेंट का हो, वो हमारे यहाँ मेंटोर दूसरे डिपार्टमेंट के भी होते हैं जो कि नॉट ओनली द प्रोफेशन बट उनको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ग्रूम कर रहे होते हैं, उनकी चीज़ें को ग्रूम करा रहे होते हैं। और इट्स मोर ऑफ मेकिंग अ रिलेशनशिप विद देम, ताकि उस पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है और वो जैसा उनको समझाते हैं बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे करियर पाथ बनाना है, ये करना है, विच हैज़ नथिंग टू डू विद द करंट जॉब, बट स्टिल पीपल आर बिलीविंग देम और उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। देखें, जो कोच होता है ही इज इधर योर बॉस और योर डिपार्टमेंटल हेड। यू आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू योर कोच। ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है और आप भी उसको रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेंटोर होता है
he may not be your coach, he may not be your boss, he is somebody else who is technically very much expert in his or her field, and you take his or her advice on occasional basis about certain aspects of your job और बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। इवन के जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या ये किसी भी बात का जवाब देने से पहले ये अपने मेंटोर से डिस्कस करते हैं। ये मेंटोर इन्होंने अपने रखे होते हैं, इट कैन बी पेड और इट कैन बी अनपेड एज वेल। आप उनसे डिस्कस करते हैं जी ये मुझे अपनी जॉब में इशू आ रहा है। बाज़ का ऐसे इश्यूज होते हैं जो आप अपने बॉस के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है जिसके साथ आप डिस्कस करके राय लेकर फिर आप उसको डिसाइड करें। that person is your mentor, that person is mentor। जैसे कि आजकल आप मेरे मेंटोर बने हुए हैं। बाजी हालांकि आप मेरी मेंटोर हैं, लेकिन अब अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। जी मारिया, आपने हैंड रेज किया हुआ है। तो एनीवेज अब प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एवरीबडी शुड हैव अ मेंटोर। अगर मेंटोर नहीं है तो अपना मेंटोर आइडेंटिफाई करें सो दैट वो आपको करियर प्रोग्रेशन में चीज़ों में आपको गाइड। मेरे एक मेंटोर की डेथ हो गई है। मेरे मेंटोर थे ताहिर मलिक साहब, ही वाज माय एक्स बॉस एज वेल। मैंने उनके साथ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में काम किया, फिर डेस्कन इंजीनियरिंग में काम किया। तो ही वाज माय मेंटोर। मैंने जो भी मशवरा करना होता था, बहुत सारी चीज़ें मैं उनको कॉल करके पूछता था, डिस्कस करता था। वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते थे, समझाते थे। उनकी ये रमज़ान से पहले कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई। बड़े फिट आदमी थे, लेकिन बस अचानक उनको हुआ कोविड, एक दो दिन के अंदर अंदर वो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अभी ज़िया साहब से भी मैं बात कर रहा था कि मैं कराची, मेरा इस्लामाबाद आने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनकी जो कब्र है वो इस्लामाबाद में। मैंने वहाँ उनकी कब्र पे फातिहा करने के लिए जाना है, मैं अभी तक जा नहीं सका। अपनी मजबूरी, अपनी नाअहली कह लें। तो मेरा कहने से मुराद ये है कि वो मेरे मेंटोर थे, मैं उनको उनसे गाइडेंस लेता था। अब जब से उनकी डेथ हुई है, कई दफ़ा मेरे दिल में ख्याल आता है कि यार ये चीज़ है, अभी ताहिर साहब को फ़ोन करते हैं। वो फिर जहन में आता है यार ताहिर साहब तो मौजूद ही नहीं। मेरी यानी कि उनके साथ इतनी ज़्यादा क्लोजनेस थी। और फिर एक मेरी और बॉस थी, वो कनाडा चली गई हुई हैं। अब कनाडा उनकी शादी हो गई, वो कनाडा चली गई। वो शी वॉज माई मेंटोर, मैं उनसे बहुत गाइडेंस लेता था। अभी करेंटली आई हैव मेल mentors and female mentors as well। मेरा उनके साथ बड़ा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, मेरी उनके साथ दोस्ती भी है। मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ डिफरेंट एरियाज में, कोई मार्केटिंग में, कोई इसमें जनरल मैनेजमेंट में, कुछ में पर्सनल। मेरी जो आपके लाइफ में भी इश्यूज जा रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ का आपके बहन भाई रिश्तेदार उस तरह से नहीं आपको समझा सकते जिस तरह से आपका मेंटोर आपको गाइड कर सकता है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो यू शुड हैव मेंटोर एज वेल। मेरे सबसे बड़े मेंटोर आजकल मेरे बाबा जी हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हैं। मैं उनसे अपनी हर चीज़ डिस्कस करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपने मेंटोर्स ज़रूर रखें। एक आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको गाइड करें, आप उनकी हेल्प लें, आप उनकी इज़्ज़त करें, आप उनको गिफ्ट भी करें। जो लोग मेरे से मेंटोरिंग लेते हैं उनको ये साइलेंट मैसेज भी है, आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप उनको खाना भी खिला सकते हैं, आप उनको गिफ्ट वाचर्स भी भेज सकते हैं। ठीक है सर। क्यों ऐसा, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, मेंटोर का जो इम्पैक्ट है ना आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बड़ा होता है। वो आप जिस तरह भी आपने फरमाया कि आप अपने डेली रूटीन के जॉब से हट के जो आपके पर्सनल मैटर्स होते हैं वो भी आप उससे मेंटोर से डिस्कस कर रहे होते हैं और उससे गाइडलाइन ले रहे होते हैं। ये मेंटोर बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती है। एग्जैक्टली जी। देखिए हम लोगों के ना जो हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारे इश्यूज की वजूहात आपका मेंटोर का ना होना भी होता है। अच्छा, मैंने ये देखा है साहब, अब अनफॉर्चुनेटली मैं जनरली ना खवातीन की मेंटोरिंग से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उनसे बात कर बंदा कोई सवाल पूछ लेना तो उनको ऐसे लग रहा होता है जैसे दैट पर्सन इज एडवांसिंग, ठीक है, या शायद मेरा। लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं जो मेरे साथ बड़ा फ्रैंकली चीज़ें अपनी डिस्कस करती हैं और
यानी कि दे आर एट वेरी सीनियर लेवल पोजीशन, और अल्हम्दुलिल्लाह और दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो मैं ये खवातीन को ये हमेशा समझाता होता हूँ कि भाई मैं उनकी ग्रूमिंग के लिए कभी भी जिससे आप प्रोफेशनल हेल्प लेना, उसको कभी जेंडर का डिफरेंस ना समझें। इसी तरह से मैं मर्दों को भी कहता हूँ कि जो एम्प्लॉई होता है ना, एम्प्लॉई के लिए कोई जेंडर नहीं है, मेल और फीमेल है ना, हैन हैन वो जेंडर्स बनी हुई, लेकिन एम्प्लॉय की कोई जेंडर नहीं है। एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय, मैनेजर इज मैनेजर, उसमें कोई वो नहीं आता कि मेल मैनेजर फीमेल मैनेजर, ऐसा नहीं है। इसी तरह से मेंटोर भी है, इसी तरह से टीचर भी है। तो बड़ा रिलैक्स रहकर इस चीज को, इस रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें, और ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। दिस इज मेंटोरशिप। अब जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि सर्टन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने उनको ऑन बोर्ड किया होता है एज ए मेंटोर्स। वो कहते हैं जी आपने कोई भी, और उनके साथ ये एग्रीमेंट होता है कि वो एम्प्लॉयज़ के कोई भी इश्यूज मैनेजमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, और मैनेजमेंट कहती है कि जी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने सारे इश्यूज उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे करियर काउंसलिंग लें, उनसे अपने इश्यूज, जॉब से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करें। उनको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सर्टन एक्सपर्ट्स। एक तो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो टॉप लेवल के, जो चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको एक एम्प्लॉइज के लिए भी उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं। या वो कहते हैं जी ये 3-4 लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी मेंटोर्स हैं, आप लोग यहाँ से जाकर आप इनसे अपॉइंटमेंट लें, और इनसे जाकर आप अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उसके लिए हम पे करेंगे, आप जाकर उनसे सपोर्ट लें, ताकि आप मेंटली रिलैक्स फील करें। अब लेट से मैं बात करता हूँ, एक फॉर एग्जांपल अस्मा है, अस्मा को एक टेक्निकल इशू आ रहा है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, शी इज अनएबल टू परफॉर्म एट जॉब, एंड ऑल्सो व्हेन शी गोज टू होम शी फील्स अनकंफर्टेबल, वो घर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बजाय बेहतर नहीं है कि वो किसी से डिस्कस करके टेक्निकल ओपिनियन ले लें, एक राय ले लें, और वो अपने आप को रिलैक्स कर लें। आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर। क्या कहती है अस्मा, आपका क्या हाल है? सॉरी मैंने आपका नाम कोट किया, देन फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए मैंने किया। नहीं बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप काम जब आपको ना, बेशक आपने काम कुछ जब जरा सा मशवरा मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है, वो काम अभी हुआ भी ना हो तो आप आधे हल्के हो जाते हो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आपने अच्छा किया कोट किया सर, उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैंने अभी आपसे एक मशवरा लिया, मैंने वो काम अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे काम हो गया, क्योंकि मुझे एक सिम्स मिल गई। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही मेंटोरशिप, मेंटोर कि मैं इसके ऊपर इतना एम्फेसाइज करना, और ये देखें ना आप, सबसे बड़ी स्लाइड मेंटोरिंग की, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, बात का था आप अपने मैनेजर के साथ, सॉरी सर, बट दिस नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप पाकिस्तान के बारे से देखें तो ये तो इट्स अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। यस इट इज। अब मेरे जो बॉस थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, तो इसलिए वो मेंटोरशिप। अब मेरे कुछ 1-2 और बॉसेस में, उनको मैंने मेंटोर बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कंफर्टेबल फील नहीं किया, मैंने फिर स्टेप बैक कर लिया। मुझे महसूस हो गया कि वो ना जेलसी फैक्टर है या कुछ और फैक्टर्स हैं, तो मैंने फिर उनके साथ ये बड़ा आपने देखना होता है कि जो मेंटोर है वो कितना उसका माइंडसेट कितना ब्रॉड है, वो कितना ब्रॉड विजन है उसका, या वो कितना पॉजिटिव लेता है, कहीं वो आपके साथ कंपटीशन तो नहीं क्रिएट कर रहा होता। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी अब मैं सॉरी एक बात रोक रहा हूँ आपकी, सॉरी। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों मेरा व्हाट्सएप से ना, मैंने गलती से अपना नंबर डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरा डाटा बहुत ज़्यादा हो गया था व्हाट्सएप का, वो 7-8 GB का हो गया था। तो मैं बजाय इसके कि मैं व्हाट्सएप डिलीट करता या बैकअप, मैंने व्हाट्सएप से नंबर डिलीट कर दिया। उससे ये हुआ कि पिछले 5-6 साल से जब से मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जितने भी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे ना, उन सब से मैं एग्जिट हो गया। अब बिलीव करेंगे, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे, मैं उन ग्रुप्स में था। अब वो मुझे डिलीट तो कर नहीं सकते थे, मुझे कुछ कह भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे वापस ग्रुप में ऐड किया। बहुत सारी रियलिटीज मुझे आश्कार हुई कि यार ये देखे, मैं आपको ज़िया साहब को बार बार कह रहा हूँ, ज़िया साहब मुझे ग्रुप में ऐड कर लें, ऐड कर लें, ऐड। अब अगर ज़िया साहब मुझे फिर भी ऐड नहीं कर रहे या जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है ज़िया साहब, आप मुझे नहीं ऐड करना चाह रहे? ऐसे ही है ना। बिल्कुल, मैं इसका समझाने मतलब के है कि लिए, उन्होंने शुक्र किया है, उन्होंने शुक्र किया उन्होंने कि शुक्र किया, मगरो लथ है, जान छुट्टी। तो ये दिस इज काइंड ऑफ, आपको बाज का ऐसे एक्सपीरियंसेस करके आपको सीखना पड़ता है, इसको नेगेटिव नहीं जी। लेना होता है, इससे सीखना है।
पॉजिटिव वे में कि यार आइंदा से आपने बड़ा केयरफुल रहना है। आपने अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसमें बोंगियां मारने से पहले आपने एहतियात करनी है, ताकि लोग ये ना वेट करें यार कब ये अपना व्हाट्सएप डिलीट करेगा और कब ये हमारी से इससे हमारी जान छूटेगी। जी अस्मा, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं यही बात कह रही थी कि मेंटोर जैसे हम एचआर के लोग हैं, इन पे तो लोग बड़ा एतबार भी करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना चाहिए। सबसे पहले कि हम अपनी अपनी छोटी सी वक्त देके या मेंटोरिंग ये जो सलाहियत अल्लाह ताला ने सभी को दी है, आप किसी का मसला बीइंग एन एचआर पर्सन, एचआर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने देखा एचआर के लोगों में ना ये चीज कम होती जा रही है, बजाय एचआर इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन कई लोगों में वो दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, उसके मसले को मसला ही नहीं समझते। मतलब इस चीज को हमें थोड़ा सा ना एचआर प्रोफेशनल्स को वैसे भी फोकस करना चाहिए। दूसरा जो नहीं, लीडर सिर्फ है, एज एन एचआर प्रोफेशनल नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। असल में ना दुनिया में नफसा नफसी बहुत आ गई है, हर बंदा दूसरे बंदे को यूज करना चाह रहा है और लोग ना किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। अब ये सिर्फ एचआर में नहीं, ओवरऑल ये ट्रेंड आ चुका है। आप किसी को मैसेज करें, स्पेशली ये जो न्यू जनरेशन है ये तो बहुत ज्यादा इन चीजों को सोचती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसको एफसी कॉलेज वालों ने भेजा मेरे पास कि जी इसको ना, हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में, तो वो इसको एज ए मॉडरेटर आप करेंगे, शी इज़ वेरी गुड ब्ला ब्ला ब्ला। उनके करियर प्लेसमेंट ऑफिस ने उसको रेफर किया। मैंने कहा ठीक है, कल उसको कहें कि जी वो इंटरव्यू के लिए आ जाए, मैं उससे मिलूंगा, मैं देखूंगा, अगर वो सूटेबल होगी तो हम लोग उसको अपॉइंट कर लेंगे मॉडरेटर के लिए। आप बिलीव करेंगे अब वो स्टूडेंट है, वो बीएस कह रही है मैनेजमेंट में, और उसने जो मेरे से बातें की कि जी मेरा टाइम ऐसे होता है, मैं इतनी मीटिंग्स होती हैं, मेरा ये कुछ चाह रहा होता है, ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, और हमें बहुत केयरफुली देखना होता है कहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं। शी बिलोंग टू अ गुड रीजनेबल फैमिली, ये भी नहीं कि कोई ऐसी फैमिली हो कि वो मर रहे हो कि जी वो पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, एक्सीलेंट, कैरी ऑन। अब मैं उसको कहता जी आप गलत कर रही हैं, तो कोई नया केस ही आ जाना था। मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही कर रही हैं, ऐसे ही होता है, बिल्कुल बड़ा स्केजुअल करके चला करें। तो वो क्या नाम है जी, मुझे बताएं 3 बजे मैं क्या नाम है इस वक्त आऊंगी, ये करूंगी वो। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसे ही रखे। तो जैसा बंदा होता है ना फिर उसको वैसा ट्रीट करना पड़ता है। मेरा आपसे कहने से मुराद ये है कि लोगों के अंदर से ना वो एथिक्स खत्म हो गए हैं। सबसे पहले एथिक्स जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नहीं है। अब मैं एचआर के लोगों की एग्जांपल दूंगा जिन्होंने ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की और लास्ट मिनट में स्टेप बैक कर लिया। फिर वो आपकी जुबान में एक वो होना चाहिए। मैं लोगों को सिर्फ ये समझाता हूँ यार, प्लीज कर सकते हो, करने से पहले बोलने से पहले 10 दफा सोचो। अगर बोल दिया ना, मेरे वाले साहब कहते होते थे पुत्र कभी थुक सुट के ना चटना। अब मैं समझता, मैं कहते अब्बा जी क्या बात कर रहे हैं। वो बाद में समझ आई, वो कहते बेटे इससे मुराद ये है कि जो जुबान दे दोगे ना उसको कभी मुकरना नहीं उससे ऊपर। इधर लोग 1 मिनट में मुकर जाते हैं, उनके लिए जुबान की कोई अहमियत ही नहीं है, उसके लिए इंसानों की कोई अहमियत ही नहीं है। वो एक एक मिनट अपना काउंट कर रहे होते, इसका क्या बेनिफिट है। ये वजह ये नहीं है, सिर्फ एचआर में नहीं है, हर फील्ड में है ये। आप चूंकि एचआर में हैं, आप एचआर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपको ये लगता है शायद एचआर के लोगों में ही है ये सब। हाँ थोड़ा सा अगर फर्क है तो वो सेल्स के लोगों में, चूंकि सेल्स वाले बाय नेचर जो है ना वो रिलेशनशिप बिल्डिंग उनके अंदर होती है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करना, नए ताल्लुकात बनाना। बट एचआर में तो ये रिलेटिवली ज्यादा है, एचआर के लोग ज्यादा सेल्फिश पाए गए हैं, मैंने ये देखा है। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, बजाय इसके कि ये सपोर्टिव हो, ये ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। इनसे कोई बंदा बात कर ले, इनको पहले ही लगता है ये इसने सीवी करी, इसने मुझे सीवी पकड़ा देना है, इसने ये बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। तो ये इस तरह की चीजें ये हैं, अनफॉर्चुनेटली इसको खत्म करना चाहिए हमें। मैंने तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि खुद मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों से पूछे, हम तो कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करने की। किसी ने एप्लीकेशन दी कि जी मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे वेव कर दें, हम उसे एप्लीकेशन लेते हैं, एक प्रोसेस से गुजारते हैं, हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। मेरे पास कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो मुझे बाहर से लोग दे देते हैं, यार आप ये 2 सीटें किसी को ऑफर कर दें, हम मैनेज कर लेंगे इसको, ठीक है। नहीं भी मैनेज करते, आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं, हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे।
यार अगर किसी को आप नॉलेज दे देते हैं उसमें क्या जाता है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों में। लोग अपना नॉलेज रेंडर करना पसंद नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। जी सर आप अपनी क्लास के एंड पे ना कोई एक रीयूनियन भी किया करें, और एट द एंड आप थोड़ा सा ना रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर भी, हम अगर यहाँ पे 15 लोग हैं तो 15 लोगों को कम से कम कोई ना कोई तो एक दूसरे को मतलब सपोर्टिव हैंड्स निकले ना ग्रुप के बाद भी। एक तो ये ट्रेनिंग हो गई, लेकिन इसके बाद आप हम करते हैं। मेरी ना मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने कराची में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें हमने ये करना है, इसका ग्रेजुएशन सेरेमनी करनी है। उसमें जो बैच 2 और बैच 3 के लोग हैं उनको हमने बुलाया, जो आ जाएंगे उनके हम कर देंगे, जो नहीं आएंगे उनके हम नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट भी जब तक क्लास होती है, क्लास के बाद आंखें बदल लेते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मुझे तो पता है, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। आप क्या बात करती हैं माजरत के साथ, मैं कोई पहले दिन नहीं पढ़ा रहा। चलिए सर, ये सर अब देखते हैं यहाँ से कितने कैसे निकलते हैं इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन ये मुझे बैच थोड़ा डिफरेंट लग रहा है माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बैच 2 में कराची से कोई 10 लोग थे मेरे पास। मैं कराची गया, मैंने कहा जी गेट टुगेदर कर लेते हैं, उधर सबको बुलाया। बैच 3 के लोग आ गए, बैच 2 से एक बंदा भी नहीं आया। यार आपको इतनी भी क्या अहमियत हो जाती है बंदे लोगों की, कि जी एक बंदा भी नहीं टाइम मैनेज कर सकता। लोगों को ना अब ये नेटवर्किंग का पता ही नहीं, नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी अहमियत रखती है। चलें नेक्स्ट जी, वो करेंगे, आपका मशवरा बड़ा अच्छा है, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ये कहा जाता है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर कोई ये समझ गए तो क्या ही बात। क्या बात सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बचपन में मेरा कितनी दफा मेरा बिल आसानी से जमा हो गया नेटवर्किंग की वजह से, नेशनल बैंक में। सर आप इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं अभी भी जमा हो जाए? अभी भी इंशाल्लाह नेशनल बैंक से कोई भी काम होगा आपका प्रायोरिटी भी होगा। ये अब मैंने बिल की एग्जांपल नहीं देनी। नहीं ज़िया साहब, नेटवर्किंग में सिर्फ ज़िया सर नहीं साहब, आते सर, ऑफर पूरी टीम के लिए होनी चाहिए। खुर्रम आप लाहौर में हो, जरा ऑफर एहतियात से करो। हाँ टीम बिल्डिंग पे बात हो रही है, एहतियात क्या रह गई चीज है सर, सबके लिए खुली ऑफर दें। चलें जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑफर है कि मेरी जितने ये हम सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस्लामाबाद आए, तो मैं आपको इस्लामाबाद की सबकी सैर भी कराऊंगा, और अच्छा सा लंच और डिनर मेरी तरफ से ऑफर है आपको। जबरदस्त, क्लैपिंग, एक्सीलेंट। इस्लामाबाद क्लब हम में कोई ट्रिप प्लान करते हैं, मैं इंशाल्लाह जो है ना, ज़िया साहब मुनाल कर लें। मुनाल कर लें। नहीं, जिधर उनके लिए ऐसे ना करें, मुनाल फिर आप अरेंज कराइएगा ना ताहिर साहब। इस्लामाबाद क्लब इज मोर सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बड़ा अच्छा है इस्लामाबाद क्लब के। मैं हम तो वहाँ मुनाल तो सिर्फ एक व्यू ही है ना, मुनाल की आपको सैर बिल्कुल आपको वहाँ पे विजिट करवा देंगे मुनाल की भी। मैंने जी इस्लामाबाद क्लब में काफी दफा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना है उसका, और डिफरेंट तरह का खाना खाया, यानी कि ये नहीं कि एक डिश खाई है। सर वो सारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे होती है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, और बड़ा मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट टू मैरियट है वो, नेक्स्ट टू मैरियट। जी ऐसे ही है, ऐसे। मैरियट का वैसे खाना अच्छा नहीं है, खाना अगर अच्छा है तो सरीना का। बट आई बैक टू डिफर सर। ओके सर। मैं मैरियट में 4 साल मैंने एज ए ब्रांच मैनेजर वहाँ पे सर्व किया है। खाना मैरियट का बेहतर है। अच्छा सॉरी, खाना सरीना का, सर्विस मैरियट की बेहतर है। हाँ वो आप कह सकते हैं, सर्विस सरीना का एटीट्यूड है जी, वो, जी। ये वो आपका स्किन कलर देखकर आपको सर्विस देते हैं। या आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है ना, वो बड़ा मैटर करता है। जी जी बिल्कुल। उधर ये जरा स्टेटस वाला मसला है। अच्छा जी, Y to 10 ये अभी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आस्क कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है जी। ये अभी ना 38 नंबर रूम है हमारा, सॉरी 83 नंबर, ये 85 है ना, ठीक है, एक छोड़ के अगला, उसमें मेरा एडमिन मैनेजर, उससे बात करें, वो बताएगा आपको कि कुर्सी ठीक करानी है या नहीं करानी। हाँ जी जी। अब आप लोगों के सामने ये है कि एक मैंने एक्सरसाइज दी है, इसका ज़रा जवाब दें, कनेक्ट करें, कौन सी चीज़ इजी है डेवलप करना, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी डिफिकल्ट है। 2 मिनट है आप लोगों के पास, 2 मिनट के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, आप लोग उतनी देर इसका जवाब दें, मैं आता हूँ 2 मिनट।
Khurram, are you listening? जी सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जैसा। जी मारिया, बताएं आप। मेरे हिसाब में तो एटीट्यूड इज द मोस्ट डिफिकल्ट। एटीट्यूड मैंने भी यही मार्क किया हुआ है। I'm agree. स्टार्ट कर दें तो आप जो नॉलेज है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी नेटवर्किंग है, किसी के भी 100 मार्क्स नहीं बनते जब आप जी। तो ये आपने पॉइंट्स की क्या बात कर रही है? हाँ, देखें, आप देखें ABCD अल्फाबेटिक्स है ना हमारे पास, ABCD से लेके ए को 1 अलॉट कर दें, बी को 2 अलॉट कर दें, सी को 3, डी को 4, एंड इसी तरह चलते जाएं तो जेड तक आप जाएंगे तो जी को आप 26 नंबर अलॉट करें। 26 होंगे, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब जो आपकी पर्सनल ट्रेड्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, इसके स्पेलिंग जो है PERSONALITY, इसके जो आपने वहां नंबर दिए हैं वो इनको ऐड अप करें, 100 मार्क्स नहीं बनेंगे। फॉलो मी? जी बिल्कुल। आपके नॉलेज है, इनको जो आपने नंबर KNO के हिसाब से नंबर लॉट किए हैं वो इनको ऐड अप करेंगे, 100 मार्क्स नहीं बनेंगे। आपके रिलेशंस हैं, आपका बैकग्राउंड है, अब जितनी भी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ओनली एटीट्यूड ऐसा नंबर है, आपका ऐसा क्वालिटी है जिसको आप ए को 1 नंबर दें, टी का जितना बनता है वो दें, फिर आगे टी का, वो सारों को जब ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स बनेंगे आपके। इट मीन्स कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप 100% कामयाब हैं। ओके, समझ आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? थैंक यू। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। थैंक यू जिया साहब, बहुत जबरदस्त एग्जांपल। थैंक यू जी। ये तो कभी सोचा नहीं था हमने। आप इसको जरा ऐड अप करके दीजिए, देखिएगा। अगर इस पर मेरे पास वो स्कोर बोर्ड होता तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता। मैं क्लास के बाद यही करने लगी हूँ। हाँ, आप इसको ऐड अप करके देखिएगा कि स्पेलिंग सही होने चाहिए। जितने भी आपकी क्वालिटीज हैं, आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन को भी आप ऐड कर लें, 100 मार्क्स नहीं बनेंगे। किसी की 100 से ज्यादा बनते हैं, किसी की 100 से कम बनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 100 मार्क्स आपके एटीट्यूड के हैं। एक्सीलेंट जिया साहब, एक्सीलेंट। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। और अभी बैठ के कर रहे थे। और अभी हमारी कुलीग कह रही थी कि HR में ये सेल्फिशनेस है और ये है वो है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि हमेशा 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। आपको पता है इनका डिफरेंस, सिंपैथी और एम्पैथी का? हाँ, एम्पैथी ऐसी चीज है कि जब आपके पास कोई बंदा कोई इशू लेकर आए तो आप खुद उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखें, उसकी जगह पे आप फिट करके रखेंगे। अगर मेरे साथ ये इशू होगा तो मेरे साथ कैसे अगला बंदे को बिहेव करना चाहिए। से कि आप बिजली का बिल जमा कराने जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार अगर ये बंदा लाइन में खड़ा है तो इसके साथ मेरा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं लाइन में खड़ा हूं तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दिस इज एम्पैथी, राइट जी? बिल्कुल सर जी। तो ये तो ट्रेड बाय नेचर होता है। ये तो डेवलप करना चाहिए ना, बाय नेचर नहीं है। ये देखें, सॉफ्ट स्किल्स जितनी भी हैं ये आप इनको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, इनको मोल्ड कर सकते हैं, इनको इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स बाय नेचर नहीं, मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि ये इंसान विद द पैसेज ऑफ द टाइम अपने अंदर खुद ब खुद नेगेटिविटी ले आता है। हाँ, पता नहीं क्यों ले आता, लेकिन ले आता है जो नहीं लानी चाहिए, जो नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे HR में एक ऐसे साहब भी थे, जब उनके पास कोई चीज जाती थी तो वो टेबल के ऊपर रखते जाते थे। तो किसी ने पूछा, सर आप इनको क्यों नहीं रिजॉल्व क्यों नहीं करते, इन इश्यूज को, जो भी आपके पास मसले मसाइल आ रहे हैं इनको क्यों नहीं? कहते यार जब तक उसका फोन नहीं आएगा मैं करूंगा नहीं। तो ऐसे लोग HR में भी होते हैं। फोन में उठाऊंगा नहीं तो फोन में उठाऊंगा नहीं। फोन में उठाऊंगा नहीं।
तो ये एचआर में तो है। अब बहरहाल ये जो नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट अभी आ रहे हैं और काफी नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। देखें टैलेंट एक्विजिशन बहुत प्रिमिटिव है, अभी हम 50 साल पीछे हैं एचआर में। पहले आपको याद होगा, अगर आप लोग, इसका नाम होता था पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इसको चेंज करते 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 अब ये इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ले आए हैं। खुरम साहब हैं इधर? खुरम साहब भी वक्फे पे चले गए मेरे ख्याल। जी भाई। जी मैं सर कुछ चीजें ऐड कर रहा था, मैंने कहा आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए, आपकी तरफ से भी ऐड होना चाहिए। काफी वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन किए हैं और डेफिनेट जो एचआर का मकसद होना चाहिए कि वो आसानियां पैदा करे, फैसिलिटेट करे जी। और एम्प्लॉयज को कैपेबल बनाए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो दैट शुड बी द प्राइम गोल ऑफ एनी एचआर पर्सन और एचआर प्रैक्टिशनर टू स्प्रेड बिजनेस, गाइड करे, मेंटरशिप होनी चाहिए। जी सर। मैं एक चीज ऐड करूंगी, आज मेरे किसी ना बड़े ग्रुप के एचआर के बंदे से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप तो रोजाना कोई जो सीट मुझे रिक्वायर्ड थी कि आप देख रहे होते तो कोई ना कोई ऐड सेंड कर दें या कोई फिट करा दें, किसी बंदे को जरूरत है। तो मैं बड़ा आंसर पे हैरान हुई। उन्होंने कहा कि हम तो इतना बिजी एचआर होता है हमारा, हम अपनी पोस्ट पता नहीं क्यों करते हैं और गायब हो जाते हैं। मींस कि वो चीज ही नहीं रही है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इस स्टेज पे पहुंचाया है, तो मेरा कहना है कि आपका सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि सोसाइटी में भी हाथ होना चाहिए वैल्यू एडिशन के अंदर। ये हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोर्शन होता है उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का, CSR जिसको कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एचआर। पार्ट है एचआर का, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ उसको अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज करती है। पर मैंने ये, लेकिन वही बात है कि चेंजिंग जो आती है ना वो इंडिविजुअल की सोच से आती है। एक एचआर में अगर 10 बंदे काम करें तो 10 के 10 डिफरेंट सोच के मालिक होते हैं। तो हमें अपनी सोच को असल में बदलना। जी बिल्कुल। अच्छा जिया साहब, प्राइवेट सेक्टर में ना एक और भी मसला ये है कि लोग ना एचआर पे डिपेंड नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम खुल के शेयर नहीं करते। उसकी 2-3 रीजन हो सकती हैं। एक तो एचआर का खौफ, डर, एचआर वाले इतने फ्रेंडली नहीं होते, ऐसे ही है। और दूसरा एलिमेंट ये हो सकता है कि जो बंदा जिसको जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको ये पता ही ना हो कि मैंने किससे डिस्कस करना है, लैक ऑफ नॉलेज। इसका दूसरा भी रीजन ये होता है कि जो बंदा क्रिटिसिज्म करता है उसको फिर टॉप पे रख लेते हैं। ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो फिर बना देते हैं ना, वो फिर आगे उसको और तंग करना शुरू कर देते हैं। ये इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, इसको तो पहले साइड लाइन करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इससे रिटेलिएशंस होती हैं और रिएक्शंस होते हैं एचआर के, तो ये देखें एचआर को बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशंस अपनी जगह पे हैं, पॉलिसीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है उनके तहत रह के, लेकिन एचआर को जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी उनके साथ काम करने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टाफ है, सबके साथ उनको बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए और उनको कोचिंग करनी चाहिए। जिस तरह ये कोचिंग का आज हमने पढ़ा, उनको बताना चाहिए ट्रेनिंग के साथ साथ कोचिंग भी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है जी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि डेवलपमेंट विदाउट ट्रेनिंग हैज नो रूट्स एंड ट्रेनिंग विदाउट डेवलपमेंट हैज नो फ्रूट। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सॉरी जी, जरा 2 मिनट वैसे ज्यादा ही लेट हो गया हूँ। हाँ जी, आप ज़िया साहब कुछ इरशाद फरमा रहे थे। सर, हम काफी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे और मैंने अपने सारे साथियों को एक एटीट्यूड के बारे में एक अल्फाबेटिक्स की न्यूमेरिक बताई है। वो आपको पता भी होगा कि अगर हम ABC को 1 2 3 करते हैं, जिस तरह नंबरिंग करते हैं, वो हरूफ अबजद का जो हिसाब होता था, जी जी, हरूफ अबजद, जी जी,
तो इसमें आपकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, एजुकेशन है, पर्सनैलिटी है, आपका नेटवर्किंग है, वो किसी के भी 100% मार्क्स नहीं बनते। सिर्फ एटीट्यूड के सिर्फ आप इसको एडॉप्ट करें तो 100 मार्क्स बनते हैं। कमाल हो गया, ऐसे ही जी। ठीक। थैंक यू सर। ये सर एक्सीलेंट। तो आप बताएं जी, ये जो एक्सरसाइज थी इसको कौन सॉल्व करेगा? सर हम सबका आंसर सेम ही है, हम सबने आपस सर में हमने डिस्कस सॉल्व कर कर लिया। अच्छा जी, सबसे ये मैंने सॉल्व करके आपके सामने रख भी दी है। यही था आप लोगों का जवाब? हम सब जी सर बिल्कुल यही था। चलो सर ठीक है जी। ये देखें, अच्छा ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स ट्रेनिंग के क्या हैं? ये एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है? पहले ये चीज़ है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई SOPs इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग का बेनिफिट है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। You provide trainings to employees so that everybody has common understanding. Then if you want to produce quality products and if you want to improve performance, you need to provide training. For better customer satisfaction, we need to provide training. If you want that employees should work well without supervision, if you want to reduce or lesser the need of supervision, then we need to provide training. And then if you want to have economy of operations, that means if you want to control the operational expenses, then you need to provide training. To keep the morale of employees high and for employee development, we need trainings. For better succession planning, we need trainings. Employees को क्या benefit है? When they get training, they feel more confident. They get new skills. They get new competencies. They have better career development. They have more resilience, more adaptability. They get HEC increase safety by getting training. Then legal requirements को आप लोग पूरा करते हैं, जिस तरह ये इन्होंने कहा। फिर आप न्यू जॉब की जो इंडक्शंस होती हैं उसके लिए आप लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं। ये लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग है जो कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, मैनेजरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोसेसेस प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। कंप्लायंस से रेलेवेंट ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, IT सिस्टम्स की ट्रेनिंग होती है, कस्टमर सर्विसेज के रेलेवेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उनके ओरिएंटेशन से रेलेवेंट ट्रेनिंग होती हैं, जो बेसिक स्किल्स होती हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स से रेलेवेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती हैं, सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती हैं, एग्जेक्टिव डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, और इसी तरह से प्रोडक्ट से रेलेवेंट ट्रेनिंग। ये ओवरऑल ये एक मैंने पिक्चर शेयर की है, आप लोग चेक कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, इट मे वेरी। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट इट डजंट मीन कि ये एक हमारी फाइनल है। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट की अब क्या थिंकिंग होती है कि ट्रेनिंग को लेके कि क्या ट्रेनिंग वाकई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। नंबर 2, हु शुड इम्पार्ट द ट्रेनिंग, ट्रेनर क्या होगा, ट्रेनर का बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ठीक है। हमें क्या, डू वी नीड टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू मैनेजर्स, हाउ ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू ट्रेनीज, कि उसका मोड क्या होगा। जैसे आजकल ऑनलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड निकला है, वेबिनार्स अब फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे, ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग अच्छी करवा सकते हैं ऑनलाइन टूल्स के ऊपर, उनके लिए ये बहुत एक अच्छा अरीना है, ठीक है। और ट्रेनिंग के जो रिजल्ट्स हैं उसको कैसे मेजर किए जाएं, ये मैनेजमेंट की थिंकिंग है, मैनेजमेंट थॉट्स हैं, जिसके मुताबिक आप लोगों को लेकर चलनी चाहिए। भी अब हमने ट्रेनिंग दे दी, अब लर्निंग आई है लोगों में या नहीं आई, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये क्वेश्चन है मैनेजमेंट के जो कि आप लोगों ने एड्रेस करना है। सो नाउ व्हेन यू वांट टू डिजाइन एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, so there is a complete process for this। मैं आप लोगों के साथ वो प्रोसेस डिस्कस करता हूँ। इसको कहते हैं TDP, यानी कि ट्रेनिंग डिजाइन प्रोसेस।
अब अगर आप ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस को लेकर चलेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो उसके रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं नीड असेसमेंट या ट्रेनिंग नीड गैदरिंग, कि आपको ट्रेनिंग क्यों चाहिए, क्यों करवा रहे हैं ट्रेनिंग। इसकी असेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के लिए 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एक होता है पर्सनल एनालिसिस और एक होता है टास्क एनालिसिस। इसकी डिटेल्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप इसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लें। सेकंड है एम्प्लॉइज की रेडीनेस ट्रेनिंग के लिए। अब अगर आप सेल्स का सीजन चल रहा है और उसके दौरान आप सेल्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, इज इट द राइट टाइम? नो। एम्प्लॉय No. रेडीनेस होगी कि सेल्स की ट्रेनिंग सेल्स पीरियड की पीक पे जाने से पहले वी शुड ऑर्गेनाइज दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। फिर एम्प्लॉइज का एटीट्यूड, उनकी मोटिवेशनल लेवल, उनकी बेसिक स्किल्स, ये होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट। आप किसी एम्प्लॉय को भेजें ट्रेनिंग का ब्रोशर के जी इस ट्रेनिंग के लिए आपको नॉमिनेट किया गया, तो उसका दिल करे कि वो ट्रेनिंग करने के लिए जाए, ना कि वो कहे कि यार ये मुझे क्या अजाब है, ये सुबह से लेकर शाम तक मुझे बिठाएंगे, मेरा तो सारा काम पड़ा रहेगा, मेरा काम कौन करेगा, बाकी आके मैं अपना बैकलॉग कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ट्रेनिंग का मटेरियल प्रॉपर बनाना है, प्रैक्टिस या फीडबैक सेशंस होने चाहिए, कम्युनिटी ऑफ लर्निंग डेवलप करनी चाहिए, मॉडलिंग, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे होगी, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। उसके बाद है कि अगर आप ऐसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, तो उसके ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग उसने कैसे इंश्योर करनी है कि लोगों को आके वो ट्रेन करेगा, लोगों को आके अपने टीम मेंबर्स को वो सपोर्ट देगा, अपनी ट्रेनिंग जो वो सीख कर आया उसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिफ्थ है कि डेवलपिंग एन इवेल्युएशन प्लान आपने बनाना है कि वो आप उसकी जो उसने गोल्स, लर्निंग गोल्स आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं, क्या वो अचीव हुए हैं, ट्रेनर कैसा था, ट्रेनर के बारे में कैसे फीडबैक है, उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने करना है। फिर ट्रेनिंग मेथड आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन द प्रोग्राम, पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन आपने करनी है, ये क्या मेथड होंगे। तो ये 6-7 स्टेप्स का जो प्रोसेस है ये आपने ट्रेनिंग डिजाइन में फॉलो करना है। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जो की कॉन्सेप्ट है, आपने जब ट्रेनिंग प्लान बनाना है उसके लिए 3 चीजें हैं। नंबर 1, दे मस्ट नो बिफोर यू प्लान टू ट्रेन और डेवलप पीपल, यू शुड नो कि जॉब को परफॉर्म करने से पहले एम्प्लॉयज को क्या आना चाहिए, एंड व्हाट दे शुड नो टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और कौन सी ऐसी चीजें अगर उनको एडिशनल आती हो तो दैट वुड बी नाइस टू हैव देम, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म द ड्यूटीज। बात का तो होता है कि जी हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करवाने के लिए भेजते हैं, उसका मकसद ये नहीं होता कि कुछ जॉब, हम सिर्फ उनका एटीट्यूड इंप्रूव करने के लिए हैं। जैसे अभी जिया साहब ने कहा कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, हम सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, इस्लामाबाद में खाना खाने चलते हैं। अब उसमें लाहौर वाले चले जाएंगे, सियालकोट वाले चले जाएंगे, लेकिन कराची वालों के लिए इस्लामाबाद आना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसका भी हाल ये है कि अगर कोई ट्रेन पे सस्ती सी टिकट मिल जाएगी 1500-2000 रुपए की, तो ये लोग आ जाएं, ट्रेन का सफ़र भी हो जाएगा और हम लोग एक गेट टुगेदर भी कर लेंगे और इस्लामाबाद भी दिखा देंगे सबको, और मरी भी दिखा देंगे, क्योंकि कराची के अक्सर लोगों ने मरी वगैरह नहीं देखा होता। नेक्स्ट जी है, ये वही जो मैंने आप लोगों से पीछे बात की है उसको हमने ज़रा पिक्टोरियल फॉर्म में दे दिया, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ज़रा हम लोग आगे चले जाएं। अब जो मैंने आपको पीछे 7 स्टेप्स शेयर किए, इधर हमने उसको थोड़ा सा ब्रेक करके 9 स्टेप्स बना दिए। आज मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज देनी है, जो हमने कल डिस्कस करना है, कि ये जो 9 स्टेप्स है ना, इसकी डिटेल्स आप लोगों ने खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, इंटरनेट से रिसर्च करके, और कल हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जी, इज इट पॉसिबल टू डू? आप खुद से ये काम कर सकते हैं? जी सर, कर लेंगे। यस सर। चलें जी, जबरदस्त हो गया। तो ये मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, ये स्लाइड नंबर 31 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 स्लाइड्स
गो थ्रू की हैं, और हालांकि हमने इसके साथ इतनी डिस्कशन भी की है, इतनी गप्पे भी मारी हैं, बट स्टिल वी हैव मैनेज टू कवर अ लॉट। अब आप मुझे बताएं, आज के लेक्चर के बाद आप लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हुआ है? जी ठीक है, चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो क्लास एंड करते हैं, ताकि मुझे भूख लग रही है, मैं तो खाना खाऊंगा, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या करना है। सर मैं तो लाहौर आया हूँ, मैं तो घूमूंगा बाद में। ये ना आप घूम ही जाएं। किस शहर से हैं आप? यार इतनी गर्मी है लाहौर में, आप कहाँ घूमें? सियालकोट से सर। और जैसा भी है सियालकोट से है भाई, ये कर लेगा। सियालकोटी जो होते हैं ना वो एक डिफरेंट चीज होती लेकिन सियालकोट और लाहौर की गर्मी बराबर ही है ऑलमोस्ट। है। ऐसे ही है। जैसा मॉल ही जाएंगे, गर्मी नहीं खाएंगे, मॉल ही जाएंगे। ओके ओके ओके। चलें जी, आप इंजॉय करें लाहौर की सफ़र को। अगर आप गुलबर्ग के आसपास हैं तो आ जाएं आईटी टावर में, मेरे ऑफिस, आपको ऑफिस दिखाते हैं अपना। थोड़ी देर पहले मैं गुलबर्ग के पास ही हूँ, मैं इस टाइम सर वापडा टाउन में हूँ। अच्छा, सबको ऑफिस ओरिएंटेशन तो करवा दें किसी दिन। जी जी, आ जाएं आप किसी दिन ऑफिस, आ जाएं, आपको चाय पिलाते हैं। हमारा ऑफिस पहले जोहो टाउन में था, अब हमने मूव कर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग आए हैं, यानी कि यकम से हमने यहाँ से स्टार्ट किया। गुलबर्ग में हमारा ऑफिस है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जिंदगी रही, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है 2 बजे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाँ।